संस्कृत टीजीटी, बाकी क्वेश्चन हमने कर पाए हैं हम सर। कोई क्या बात, फिर से बताइए क्या बोल रहे हो आप? सर हम ये बोल रहे हैं कि आपकी मार्गदर्शन से हम मतलब इंटरव्यू इंटरव्यू हम ठीक हुआ। और नहीं, लेकिन एक सर निगेटिव क्या रहा? आपने जो बताया ना कि कुछ प्रॉब्लम हो गई। सर निगेटिव ये रहा है कि हम कुछ वो लिखने के लिए था, उन्होंने हमें उन्होंने कुछ लिखने के लिए दिया था, वो वहाँ पर हम मात्रा में गलती हो गई थी। तो वो नेगेटिव पॉइंट रहा था। इंटरव्यू चला सर मेरा, और काफी कुछ पूछा उन्होंने, संस्कृत से ही पूछा, अदर से ही पूछा। और सर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप संस्कृत का क्या पढ़ा सकते हैं, तो मैंने बोला कि मैं इतिहास पढ़ा सकती हूँ सर। एचटी भी मेरा पीरियड है, अगर मैथ नहीं है तो कारण नहीं है कि विद्यालय में, तो मैं पढ़ा सकती हूँ। अच्छा अच्छा। और सर ने ये पूछा था मुझसे कि एनसीईआरटी में और सीबीएसई में क्या अंतर है। तो सर मैंने इतना पढ़ा तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में इतना जानना है जब से मैंने तैयारी की है कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम सुनिश्चित करता है, और सीबीएसई बोर्ड है, और ये एग्जाम एग्जाम होते हैं तो ये कंडक्ट करती है। इतना ही मैंने उनको बताया। और सर मैंने उनसे बोला कि सर मैं जानने की कोशिश करूंगी इसके बारे में और प्रयास करूंगी। अच्छा सर अच्छा। एक निगेटिव पॉइंट रहा है मेरा, तो क्या मेरा इंटरव्यू खराब हो गया उसकी वजह से? कोई ख़राब नहीं हुआ, कुछ वो नहीं है। सर यही यही बहुत टेंशन हो रही है कि मेरा कोई निगेटिव पॉइंट रहा सिर्फ उसको छोड़कर। मैंने मतलब बताने का प्रयास किया है उनसे सब चीज। डेमो भी मेरा अच्छा लगा उनको, मैंने जो दिया था। मुझे मतलब सर वो मुझे देखकर बार बार स्माइल कर रहे थे जब मैं आंसर दे रही थी। अब मुझे ये नहीं पता उनको अच्छा लग रहा था या फिर गलत लग रहा था। पर जब भी मैंने उनको आंसर दिया उनके मतलब क्वेश्चन का, उन्होंने स्माइल की मेरे की थी सर मेरे क्वेश्चनों पर। नहीं तो अब वो आपके अभी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन का जवाब क्या दिया होगा। ठीक ये है। मैं नहीं जानती सर। अच्छा मतलब वो मतलब किस लिए कर रहे थे स्माइल? पर जब जैसे मैंने आंसर का जवाब दिया, तभी उन्होंने उनके मतलब फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती थी, तो मुझे लगा कि शायद अच्छा हो या फिर गलत भी हो सकता है। आप पूछ लेते सर, आप क्यों, मतलब मुस्कुराने का मतलब क्या है? सर व्याकरण में जो उन्होंने मुझसे पूछा था वो मैंने सब ठीक बताया है, जो भी उन्होंने पूछा व्याकरण में। साहित्य में पूछा उन्होंने मुझसे, वो भी मैंने सब बताया ठीक। और जो अदर से पूछा था वो भी मैंने मतलब बताया उनको। एक एक अच्छा यही ये नेगेटिव बताओ, पॉइंट चलो रहा। सुनो सुनो, ये बताइए आप कि आपसे जाते ही सबसे पहले उन्होंने क्या इंट्रोडक्शन पूछा था? जी सर पूरा इंट्रोडक्शन लिया सर उन्होंने मेरा। अच्छा, तो पूरा आपने मुझसे पूछा। संस्कृत में बताया, किस में बताया? संस्कृत में बताया सर मैंने। चलो अब वन बाय वन अपन सबसे मिलते हैं, बात करते हैं, है ना। स्पेशली अभी मैं एक बुला रहा हूँ, श्वेता गुप्ता मैडम। श्वेता गुप्ता मैडम कहाँ है? यस सर। हाँ, आपका आपने फिर वापस चेंज कर लिया क्या आप? हाँ ठीक है सर, वापस सही कर लेते चलो हो। चलेगा, अरे हाँ अरे थोड़ा ठीक है, दिक्कत बढ़िया होती बढ़िया है। है, रहने दो रहने दो। अभी सही है ना श्वेता जी, बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है। जी ये सर। अच्छा, ज्योति मैडम से इनसे अपन बात कर लें, सबसे मैं बात करूँगा, है ना। ये अभी हो सकता है रोज, कल आखिरी सोच रहे थे कि कल आखिरी होगा, लेकिन आज फिर कुछ लोगों के बहुत सारों के फ़ोन आए हैं, तो मैं कि ठीक है आज हम और रख लेंगे, क्योंकि कल तो मैं ट्रेन में रहूँगा, अभी मुझे भी जाना है और बस तैयारियां करना थी, लेकिन आप लोगों के फ़ोन आए तो हमने सोचा और एक दिन से ही, है ना। श्वेता जी आप बताइए अपना शुरू से क्या एक्सपीरियंस रहा, फिर उसके बाद हाँ ज्योति मैडम से फिर हम बात करेंगे, और जो भी है प्रीति वर्मा मैडम, प्राशी गुप्ता, जो भी जिन लोगों ने भी इंटरव्यू दे दिया। प्राशी गुप्ता आपका भी इंटरव्यू हो चुका है क्या? ओके। जी अब सर, पंकज मेरा जी, भी हो चुका है। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, पंकज जी, आनंद चतुर्वेदी, आपका जिस सब्जेक्ट का जिस डेट को इंटरव्यू हुआ है ना, आप थोड़ा सा इसमें मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए, तब ओके तक सर। हम वन बाय वन बात करते हैं, 1 घंटा तो अभी हम हैं। श्वेता मैडम बताइए, यस, आपका मैथ्स का था ना जी पीजीटी? सर। यस। यस सर, पीजीटी मैथ का था। मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। तो वहाँ गई थी मैं, तो हो गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ। और मेरा फर्स्ट ही था, मतलब 8:30 बजे रिपोर्टिंग थी मेरी जेएनयू में। और उसके बाद वैसे मेरा फोर्थ नंबर था, बोर्ड नंबर 4 था। तो लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ पहले हो गया था। अच्छा तो अच्छा। इस वजह से सबसे फर्स्ट कैंडिडेट ही मैं थी वहाँ पे। कोई मतलब बच्चे बाद में आए थे, काफी लेट आ रहे थे। हाँ। तो पहले स्टार्टिंग में जैसे एंट्री हुई तो उन्होंने मैम ने, देयर आर 4 मेंबर्स,
एंड वो उन्होंने मुझे पहले डेमो के लिए कहा, इंट्रोडक्शन के लिए कहा सबसे पहले कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो सबसे पहली बात तो सर आपको थैंक यू, क्योंकि आपने इसी के लिए कॉन्फिडेंस, मतलब मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस उसी वजह से आया था, क्योंकि पहले मैं नर्वस होती थी इंट्रोडक्शन की वजह से। तो अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने। फिर उसके बाद उन्होंने कहा विच टॉपिक यू प्रिपेयर फॉर डेमो। तो मैंने स्ट्रेट लाइन प्रिपेयर किया था 11th क्लास का। तो मैंने स्ट्रेट लाइन को जैसे ही मैं गई बोर्ड पर, तो वहाँ एंट्रीज पहले से हो रखी थी और एलपीपी पढ़ाया हुआ था, तो पहले मैंने उसे रब किया। तो एंट्रीज को मैं जैसे ही रब करी थी, तो उन्होंने मैम ने कहा कि आप रहने दीजिए, आप बस ओनली पढ़ाइए। तो फिर मैंने टॉपिक शुरू किया। स्ट्रेट लाइन मतलब डेफिनेशन में रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताना चाह रही थी। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है, जैसे किसी भी माउंटेन वगैरह पे जाते हैं बच्चे, किसी भी टेम्पल पे जाते हैं, तो इंक्लिनेशन क्या होता है कि नीचे खड़े रहेंगे तो भी सेम ही रहेगा उस लाइन का। तो मतलब ऐसे करेक्ट करके उसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पे डेफिनेशन पे आ रही थी। तो मैम जैसे ही आ रही थी, तो मैम ने कहा कि आप प्लीज यू डिस्क्राइब द स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मुझे इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। तो मैंने कहा मैम कैन आई फर्स्ट इंट्रोड्यूस द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मैम ने कहा ओके यू कैन डिस्क्राइब दैट, बट यू हैव ओनली 3 to 5 minutes। तो फिर मैंने स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन पहले समझाई अच्छे से, उसके बाद स्लोप फॉर्म पे आई। वो जैसे ही मैंने किया, मतलब वो एक के बाद एक क्वेश्चन किए जा रहे थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जनरल फॉर्म मतलब और कौन कौन सी फॉर्म्स होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। तो मैंने पहले जनरल फॉर्म लिखी, ax + by + c = 0। अच्छा ये बताइए, फिर उसके बाद डेमो जो आपका हुआ स्ट्रेट लाइन पे, इस पे कोई क्रॉस क्वेश्चन किया? हाँ वही बता रही हूँ सर कि मतलब जैसे मैं इक्वेशन मतलब पहले डेफिनेशन पढ़ाने वाली थी स्टार्टिंग, मतलब इंट्रो उसका स्ट्रेट लाइन का। तो मैम ने कहा कि आप पहले स्लोप फॉर्म बताइए। फिर मैंने स्लोप फॉर्म बताई। वो जैसे ही कंप्लीट हुआ, कहती है कि अच्छा ठीक है आप मतलब जितनी भी फॉर्म्स होती है इक्वेशन की, तो वो बताइए। तो फिर मैंने वो डिस्क्राइब करी जनरल फॉर्म से। मतलब मुझे लगा कि एक साथ लिख दूंगी तो वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था एज यू अज्यूम वी आर योर स्टूडेंट। तो मैंने पहले जनरल इक्वेशन लिखी, उसके बाद उससे डिराइव करती गई मतलब इक्वेशन को अलग अलग इंटरसेप्ट फॉर्म और वो सारी फॉर्म करके। फिर मैम ने कहा था कि अच्छा कैन यू टेल मी द व्हाट इज सी एंड व्हाट इज एम। तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया एम इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सी इज कांस्टेंट। बट उस समय पे मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आया था कि सी इंटरसेप्ट वो होता है मतलब। तो मैम वो पूछना चाह रही थी कि सी क्या होता है, तो वो थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल गया था। फिर मैम ने कहा ठीक है हो गया डेमो। फिर उन्होंने पूछा था कि आप फ्रेशर हो या कहीं पे पढ़ाया हुआ है। तो मैंने कहा मैम आई एम अ फ्रेशर कैंडिडेट। फिर उन्होंने कहा था कि आप मतलब आर यू फैमिलियर विद क्लास 11th and 12th सिलेबस। देन आई कैन से दैट यस। फिर उन्होंने कहा बताओ कौन कौन से टॉपिक्स वगैरह। तो मैंने बता दिया सेट, रिलेशन, फंक्शन, वो जितने भी थे। वेरी गुड वेरी गुड। फिर उन्होंने मुझसे ये आपका हाँ फिर पॉजिटिव उन्होंने पॉइंट मुझे रहा वहाँ पे। यस ये आपका जी सर। पॉजिटिव पॉइंट था कि आपने सिलेबस के बारे में उनको बता दिया। आपके यस और मैंने वैसे मोस्टली वो टॉपिक्स बोले सर जो मुझे मतलब मैंने जितने भी प्रिपेयर करे थे स्टार्टिंग के वही टॉपिक्स बोले थे। तो उसमें मैम ने फिर डिटर्मिनेंट के लिए पूछा कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट। तो मैंने डेफिनेशन बता दी डिटर्मिनेंट की। फिर मैम ने कहा कि अच्छा, फिर उन्होंने एक पेपर दिया था मुझे, पेपर और पेन, कि आप इसमें सॉल्व करके दिखा सकते। तो फिर मैम बोलती है कि आप 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो मैंने ABCD करके AD - BC करके बता दिया कि ऐसे निकाल सकते हैं। फिर मैम ने कहा अच्छा कैन यू सॉल्व दी 4x4 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। तो मैंने कह दिया यस मैम। फिर उन्होंने वो पूछा था कि कैन आई इफ आई मल्टीप्लाई अल्फा विद मैट्रिक्स A देन व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा है। उस समय पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई सर मेरे से। क्या हुआ कि मेरे दिमाग में एडजॉइंट चल रहा था, पता नहीं कैसे। तो मैंने अल्फा रेज़ टू n-1 डिटर्मिनेंट A बता दिया। फिर वो मतलब वापस उन्होंने यही पूछा कि n-1 हाउ कैन यू सॉल्व दिस, हाउ कैन यू प्रूव दिस n-1। तो मैं थोड़ा सा वहाँ अटकी। फिर मैंने कहा सॉरी मैम दिस टाइम आई डोंट कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो ये एक दो क्वेश्चन का ऐसा रहता है। आपका थोड़ा सा मोबाइल फिक्स नहीं है लगता है, क्योंकि ये डिस्टरबेंस आ रहा है स्क्रीन में।
थोड़ा सा फिक्स कर लो। हाँ मैंने हाथ में पकड़ रखा। हाँ तो कहीं एक जगह सेट कर सकते हो तो कर लो। फिर तब तक हम थोड़ा सा इनसे बात करते हैं वन बाय वन, फिर आपके पास आ और रहा हूँ, है ना। फिर जी जी हाँ सर। हाँ सर वो, तो सर ये आपकी स्क्रीन हेलो बहुत सर। डिस्टर्ब हो रही है, आप थोड़ा सा फिक्स कर लो मोबाइल हेलो को, सर। हेलो तो ज़्यादा बेटर है। मैं हेलो बात सर। है ना, सुनो, वन गुड लेडीज़ वन इवनिंग सर। जेंट्स। हेलो सर। पंकज कुमार जी, आप बताइए आपका कौन से हिंदी विषय का था। हाँ जी, यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ गुड इवनिंग सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर, थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर दीजिए मेरा। हाँ 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 आप। सर, गुड इवनिंग। एक मेरा कंफ्यूजन है सर थोड़ा। हेलो हेलो। सर। हाँ बस इनके बाद हेलो। आपको, हाँ ज्योति मैडम, ये पंकज मैडम सर से 2 मिनट हाँ बात जी करके सर। आपके पास। सर एक एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, एक रिक्वेस्ट है। मुझे अभी थोड़ी देर में ही 5-10 मिनट में हमें शादी में जाना है, तो आप पहले हाँ मेरा आप देख तैयार हो लीजिए। रही हो, सही बात है। आप बता दो भैया, इनसे इनकी बात करते हैं। ज्योति मैडम चलो बताइए, आप बताइए, आपका विशेष उत्साह है सर मेरा, ये। सर हाफ मिनट का एक मेरा कंफ्यूजन है, प्लीज अरे आप उसको अब दूर कर दीजिए सर। 1/2 मिनट में इनकी शादी लेट हेलो। हो जाएगी यार, आप अभी रुक जाओ 2 मिनट। हाँ चलिए ज्योति मैडम बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए अच्छे से। सर मेरा 29 को इंटरव्यू है सर। हाँ 29 को 29 तो मेरा इंटरव्यू है सर। अरे सुनने। 29 में 2-3 दिन है, मैं अभी आपकी पूरी हेल्प करूंगा। हाँ ज्योति मैडम बोलिए। माना बेटा इधर आओ। माना इधर आओ, इधर जल्दी आओ। पीएचई का है ना इधर आपका, पीएचईटी का। अंदर बैठो। अंदर बैठो, चलो अंदर जाओ। अभी इतनी भयंकर गर्मी और तूफान में भी शादी चल रही है। सर फिर मेरा इंटरव्यू ले लेना, सर क्योंकि मेरे में बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू हुआ है। हाँ आपका सर बिल्कुल। मैं बता सकती हूँ आपका क्या? ये आप इनका अंदर सुन लें, बैठो ये ना, अंदर सुना भी जाओ, नहीं अंदर रही है, ये दुकान जा समझ रहा में नहीं आ रहा है। है। अंदर जाओ। ज्योति मैडम यस आप सर, मैं थोड़ा बाद में बता देना, नहीं सुना रहे हो तो। सर सर एक मिनट, सॉरी सर, सॉरी सर। कोई बात सर नहीं। बच्चे को संभालनी थी हाँ ना, वो वो बाहर जा बच्चे रहा था बच्चे इसलिए सभी के थोड़ा। परेशान करते हैं, मैंने भी दे रखा हाँ जी है। सर, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ आपको। यस बोलिए। मैं गई थी, जैसे मैं अंदर गई, मैंने पूछा कि मैं अंदर आ सकती हूँ क्या सर? उन्होंने बोला ठीक है, हाँ आइए। नमस्ते क्या, मैंने उनसे बैठने के लिए बोला, उन्होंने मुझसे। उन्होंने मुझसे पूछा आपका नाम ज्योति है? मैंने कहा हाँ जी सर मेरा नाम ज्योति है। अच्छा अपना आप परिचय दीजिए। मैंने सर संस्कृत में उनको परिचय दे दिया। बढ़िया। उसके बाद वहाँ पर मतलब संस्कृत के ही सर थे वो। दो, मुझे लगा कि जो दो सर वहाँ पर संस्कृत के थे और दो शायद नहीं थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताइए आप संस्कृत से अलग क्या पढ़ा सकते हैं बच्चों को? मैंने बोला सर, उस वक्त मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने बोल दिया कि सर मैं इतिहास पढ़ना भी मुझे बहुत पसंद है, मैं इतिहास भी पढ़ा सकती हूँ बच्चों को। फिर दूसरे वाले जो सर बैठे हुए थे उन्होंने पूछा कि आपने बीएड में क्या ले रखा था, कौन से सब्जेक्ट बीएड में? मैंने बोला कि सर मेरे एसएसटी और संस्कृत था। ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि कोई संधि वगैरह जानते हो, व्याकरण जानते हो आप? बोला कि सर हाँ मैं जानती हूँ, मेरी सामान्य बहुत नहीं कहती, लेकिन मैं जानती हूँ। उन्होंने बोला आप वगैरह जानते हो? मैंने कहा सर बिल्कुल जानती हूँ मैं। सर उन्होंने संधि पूछी, कोई संधि बताइए, सूत्र बताइए। मैंने सूत्र बता दिया था, सबने दीर्घा दिल दीर्घा सूत्र है, इसे दीर्घ संधि होती है। फिर विद्यालय को मैंने उसका एक उदाहरण बताया कि विद्यालय, उन्होंने 3 बार कहा विद्यालय होता है, विद्यालय। मैंने कहा सर विद्यालय होता है क्योंकि यहाँ पर दा और या का होकर विद्या बना हुआ है, तो विद्यालय। तो उनके चेहरे पर एक मतलब स्माइल आई, तो मेरे को लगा पता नहीं गलत है या ठीक है, पर मैं ठीक बता रही थी। मुझे बताया कि ऐसे ही बनता है, दा और या को मिलाकर द्या बनता है, तो वो विद्यालय होता है। उसके बाद उन्होंने पूछा, दूसरे जो सर बैठे थे, अच्छा काव्य पढ़े हैं आपने ग्रेजुएशन में? मैंने कहा सर हाँ सर मैंने पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, फिलहाल में मैंने नहीं पढ़े हैं अभी। अभी मैंने केवी का ही पढ़ा है, जो भी पढ़ा है पैटर्न फिलहाल में पढ़ रही हूँ। लेकिन मुझे पता है उनके बारे में। तो उन्होंने पूछा भ्रातृहरि में कौन कौन से काव्य आते हैं? मैंने सर उनको बता दिया किराता जूनियर, नैषधि चरितम। लास्ट वाला सर मैं भूल गई थी, ध्यान नहीं आ रहा था मुझे। मैंने रघुवंश बोल दिया, तो उन्होंने सर ने बोला नहीं शिशुपाल वर्धम होता है। मैंने बोला सर मैं भूल गई, मैं याद शिशुपाल वध। हाँ जी शिशुपाल वर्ध। तो वो बोले कि ठीक, तो बोले कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं। उसके बाद सर उन्होंने पूछा कोई धातु रूप आपको याद हो? मैंने कहा सर हाँ याद है मुझे। अच्छा तो बताइए विधिलिंग लकार। सर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है विधिलिंग लकार में, पर मैंने मतलब प्रयास किया और मैंने उनको सुनाया कि पठेत पठेताम पठेयु पठे पठेतम पठेत पठे पठेयम पठेवा पठेवा। तो वो कह रहे ठीक है मैम। उसके बाद एक सर बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि आप ऐसे लिख के बताइए कि मैं ज्योति हूँ।
सर वहाँ मैं समझ नहीं पा रही थी, मैंने कहा सर एक बार और बता दीजिए मुझे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। उन्होंने बोला कि मेरा कहने का मतलब ये है, ये लिख के बताइए, मैं ज्योति हूँ। मैंने वो लिख दिया सर, वो बोले ठीक है मैडम। उसके बाद उन्होंने सर बैठे हुए थे, संस्कृत के सर थे, उन्होंने बोला कि आप ये इसका बताइए, मैं बाजार जाता हूँ। सर वहां पर पता नहीं थोड़ा नर्वसनेस हो रही थी, क्यों हो रही थी ये भी नहीं पता, पता था लेकिन मैंने 3 बार में उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट की कि मैं वहां पर भूल गई कि बाजार की वो क्या होती है संस्कृत में। मुझे पता थी, मैं वहां भूल गई सर। क्या होता है? मैंने फिर आपणम उनसे आपणम होता है क्या? हाँ जी, आप जी सर, आपणम अहम आपणम गच्छामि। अहम तो फिर मैंने आपणम कहा गच्छामि। सर 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, मैं बताती हूँ। फिर मैंने उनको बता दिया अहम आपनम गच्छामि। उन्होंने कहा ठीक है मैडम। बढ़िया और है। क्यों हो रहा है यहाँ पर? मैंने बोला कि सर यहाँ द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, मैं बाजार को जाता हूँ, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति छुपी हुई है, इसका मतलब ये। उन्होंने कहा ठीक है मैडम। उसके बाद सर उन्होंने पूछा कि मैंने कौशल लिखा हुआ था, नवाचार का प्रयोग करूंगी अपने बायोडाटा में, तो उन्होंने बोला कि कैसे करेंगे, कोई एक बताइए। मैंने बोला कि सर जैसे कि मतलब तकनीकी के माध्यम से मैं पढ़ा सकती हूँ बच्चों को, मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ खुद भी, और बच्चों को भी पढ़ाने का प्रयास करूंगी आईसीटी के माध्यम से, ये से पढ़ा सकती हूँ बच्चों आपका को। इंटरव्यू लगभग कितने समय चला होगा बताइए? सर मेरा इंटरव्यू सर मैंने टाइम तो नहीं पता, मैंने देखा नहीं, लेकिन जो बाहर बैठे हुए थे ना अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि आपका इंटरव्यू लंबा चला है। 20 मिनट तो सर था, 15-20 मिनट तो अरे था। वाह, वेरी गुड। चलो, सर आपने जो बताया ना उससे लगता है कि आपने एक आध बातों को छोड़ कर के लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, और उन्होंने सर जो मैंने पूछा एक उसका एक जवाब मिनट दिया में है। बोल- और आपका ये बताओ, रिटर्न टेस्ट में कितने मार्क्स थे? सर मेरे 133 नंबर है सर। कट ऑफ क्या था? 132 पे था सर मेरा कट ऑफ। अच्छा, तो ईडब्ल्यूएस का है या एसटी एससी का, क्या है ये? एससी का सर मेरा, एससी का। एसटी या एससी? एससी सर, एससी एससी का था ना? अच्छा शेड्यूल। अच्छा। चलो ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जिस तरीके से आप बता रहे हो तो उससे मार्किंग आपकी अच्छी हुई होगी। एक आध सर मेरा हम्म, एक ही कंफ्यूजन है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। जल्दी। मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, और जब मैंने डेमो दिया था उन्होंने मेरे से क्रॉस क्वेश्चन किए थे, वो मैंने सब बता दिया, और मैंने उनसे बोल दिया कि सर आप इस वक्त स्टूडेंट है और मैं टीचर हूँ, और मैं आपको स्टूडेंट की तरह ही पढ़ाऊंगी इस वक्त। उन्होंने बोला ठीक है मैम। और मैंने सर ऐसे ही मतलब पढ़ाया उनको, आप सब कैसे हो ऐसे बोलकर नहीं तो प्रस्तावना निकालकर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है बताओ? उन्होंने आंसर भी दिए सर मुझे, और वहां पर मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने डेमो, तो मेरा सब, डेमो सुना। अरे भाई, सब कुछ बढ़िया रहा, फिर आपको परेशानी क्या है? पर प्रॉब्लम ये है, उन्होंने बोला कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिखो। सर जो बोर्ड होता है ना, बोर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मुझसे वहां पर। तो आपने क्या और लिख दिया? जी सर। क्या लिखा बोर्ड की स्पेलिंग में? सर मैंने बाक मतलब बोर्ड मतलब उसके ऊपर माता चढ़ाई, डा के ऊपर नहीं चढ़ाई थी, इस वजह से मुझे वो समझ नहीं आ रहा सर, पता नहीं कैसे मुझसे वहां पर हो गया। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, देखो, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, अच्छी बात है। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपका चयन हो जाए। जैसा भी है, आप मुझे अपना रोल नंबर और वो एडमिट कार्ड की कॉपी जो भी है भेजना। मैं कोशिश करूँगा कि जब आए तो सबसे पहले जो आप लोगों का साक्षात्कार है उसका जब परिणाम आता है देखें, और मैं आपको खबर दूं कि आपका हो गया। आप तो आराम से निश्चिंत होके अपना काम कीजिए, है ना? ठीक है, कोई टेंशन जी नहीं सर। लेना। और अब आप सर शादी बस अटेंड करने बता जा दीजिए सकती आप, हैं। स्पेलिंग मिस्टेक होने से क्या मेरा वो मतलब निगेटिव पॉइंट होगा? कोई स्पेलिंग निगेटिव मिस्टेक होने पॉइंट नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा वो अलग अलग 3-4 सदस्य रहते हैं, वो अपनी मार्किंग करते हैं, तो कौन किस हिसाब से लेता है इस पर डिपेंड करता है ना। और इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। आप लेकिन आपने कम से कम याद रखा हमें, और वापस ये आप आज हमारे बीच में उपस्थित हुई आपका अनुभव शेयर करने के लिए, ये बड़ी सर बात है। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा वैसे, मैंने सारे जवाब दिए, पर एक ही मेरा मतलब नेगेटिव पॉइंट हो रहा है। जाता है, कभी कभी गलतियां हो जाती है, कोई बात, चिंता की बात नहीं, सर ठीक है ना? नर्वसनेस हो रही थी वहां पर, थोड़ा कोशिश कर रहे थे कि ना हो, तब भी हो रही थी, हो पता जाता है, नहीं हो क्यों। जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप उसकी चिंता मत करो। है ना? हम भी आपका कोशिश करेंगे कि ईश्वर जो है जो कुछ भी करे सर सही उन्होंने करे। मुझसे प्रार्थना ही पूछा कर एक सकते हैं, और क्वेश्चन, क्या कर सकते हैं अभी। सर एक क्वेश्चन और यस पूछा सर। मुझसे अब कि हाँ, यदि हम आपको अवसर ना दें तो आप क्या करेंगे? मैंने बोला कि सर कोई भी अवसर अंतिम नहीं होता है किसी भी मनुष्य के लिए, मैं दोबारा से प्रयास करूंगी।
अच्छा अच्छा, बढ़िया, अच्छा मैं होता है। अपनी जगह नहीं पहुंच जाऊंगी, मतलब प्रयास करती रहूंगी बहुत बढ़िया, चलो बहुत ही अच्छी बात है। सर जी, मेरा भी सुनिएगा, मेरे साथ तो कुछ और ही वाकया हुआ है। हाँ तो अभी एक मिनट आप रुकिए, थोड़ा थोड़ा रुकिए सब लोग, है ना, मैं आप सबको सबको मौका दे रहा हूँ। अभी इनको पंकज कुमार जी के बात सुन लेते हैं, फिर अभी श्वेता मैडम चली गई कहीं वापस, उनसे भी बात करना है। यस सर, गुड इवनिंग। और स्नेहा यही सिंह मैडम को भी मैं देख रहा यही हूँ, प्रीति वर्मा भी है, सभी से बात करेंगे, राम मनोहर जी से बात करेंगे। श्वेता मैडम आपका मैं इसलिए नहीं बोला कि आपकी स्क्रीन अभी भी बीच में कभी अच्छी होती है फिर डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ पंकज जी जल्दी बताइए आपका क्या सब्जेक्ट का अब था। सही है। अच्छा मेरा आप हाँ सबसे जी देखो सर। सुनो, 1 मिनट 1 मिनट, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जो अपना अनुभव जो है वो इस तरीके से बताएं कि आपसे जो प्रश्न पूछे वो प्रश्न क्या क्या थे, नंबर 1, ठीक है ना। और आपने प्रश्नों का जवाब दे दिया, ये अच्छी बात है। कौन से प्रश्न में कोई क्रॉस क्वेश्चन हुआ या बात हुई, आप सारा के सारा इंटरव्यू एक मतलब डिक्टो सुनाएं, वो ज़रूरी नहीं है। आप थोड़ा, ये भी एक कला होती है कि हम अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कम शब्दों में और ज़्यादा अच्छे से अच्छे कैसे रखें। तो वैसे आप कोशिश करेंगे तो हम सब लोग सुन पाएंगे एक दूसरे को, नहीं तो फिर समय जी भी नहीं महोदय। रहेगा, फिर मैं कब तक लेता रहूँगा ये सब, है ना। और मुझे भी कल की तैयारियां करना है, हम आधा एक घंटा, आधा पौन घंटा और अभी बात कर सकते हैं जितना आपके पास भी समय है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि संक्षिप्त में अपनी बात करें और बढ़िया से करें, तो पता चला कि आप कितना अच्छे से मतलब कर सकते हैं। पंकज जी आप, मैं नंबर बता दे रहा हूँ, आप 1 बाय 1 बताना शुरू करेंगे और हम नंबर 1 बाय 1 सुनेंगे भी सब एक दूसरे को। नंबर 1 पे अभी पंकज जी बोलेंगे, नंबर 2 पे श्वेता गुप्ता मैडम बोलेगी, नंबर 3 पे राम मनोहर जी आएंगे, नंबर आप अपने याद रखो अब, और नंबर 4 पे स्नेहा सिंह मैडम आ जाएगी, नंबर 5 पे प्राशी गुप्ता रहेगी, नंबर 6 पे शैलेन सिंह, नंबर 7 पे पूनम सिंह, नंबर 8 पे अनीता कुमारी मैडम, और जो बाकी बच्चे हैं उसके बाद हम सबका लेंगे। ये जिनका इंटरव्यू हो गया है वो इतने तो करो आप पहले 1 बाय 1, और ज़्यादा समय न लें, आप कम से कम 5 मिनट में अपना पूरा कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ स्टार्ट कीजिए सर। यस बोलिए बोलिए जल्दी से। अरे आप ना अपना माइक तो यार म्यूट करो, अनम्यूट करो माइक। पंकज कुमार जी आपका माइक आप क्या बोल रहे हो समझ नहीं आया। यस यस सर, गुड इवनिंग सर। सर मैंने सबसे पहले सर, उन्होंने मेरे को बोला इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हिंदी में बोला सर, तो मैंने अपने बारे में बताया सर उनको। फिर उन्होंने बोला, मैंने जैम का लिखा हुआ था सर कि मैं जैम का करता हूँ, उसमें लिखा हुआ था गैर शैक्षणिक कार्य में भी रुचि है मेरी। तो उन्होंने बोला कि आपको तो प्रिंसिपल ही अपने पास से नहीं उठने देंगे, आप पढ़ाओगे कैसे। मैंने कहा सर मैं नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं मैनेज करूंगा सर चीज़ों को। बोले सर अगर आपको प्रिंसिपल सर जैम का काम देंगे तो करोगे। हाँ सर बिल्कुल करूंगा, अगर, लेकिन मैं पढ़ाई को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा पढ़ाने को। तो अगर वो कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ भी अगर करवाएं तो करोगे, हाँ बिल्कुल करूंगा जी। आप कैसे मैनेज करोगे। कि मैंने कहा कि सर अगर मेरा कोई पीरियड फ्री होगा तो मैं उस टाइम पे करूंगा, बाकी अगर पीरियड फ्री नहीं होगा तो मैं घर जाके करूंगा। फिर कहते आप वहाँ क्या कैसे करते थे। मैंने कहा सर मैं इवनिंग शिफ्ट है मेरी, जैसे 11 से 1 फ्री रहते हैं हम, 1 बजे बच्चे आते हैं। तो मैंने बोला सर 1 बजे बच्चे आते हैं तो 11 से 1 मैं जैम का करता हूँ, बाकी बच्चे आ जाते हैं फिर बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर उन्होंने बोला उससे इससे हटकर फिर वो बोले कि शिक्षक के बारे में थोड़ा कोई 2-3 गुण बताओ। तो मैंने सर सबसे पहला यही बताया कि सर सबसे पहले तो शिक्षक वफादार होना चाहिए। तो वो बोले वफादार कैसे होना चाहिए। कि मैंने बोला सर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत से टीचर की बच्चा 7th में आ जाता है या 8th में आ जाता है लेकिन हिंदी नहीं पढ़ पाता। कई टीचर ऐसे करते हैं कि भाई आरटीई है उसके तहत पास हो जाएगा, कोई नहीं, छोड़ो बच्चे को। माँ वो वहाँ अपनी जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहिए, वहाँ पर बच्चों के प्रति वफादार रहना चाहिए टीचर को। फिर बोले ठीक है, वो मैडम थी बोली ठीक कह रहे हैं। फिर वो माँ जी पेशेंस होना चाहिए टीचर में, टीचर अनुशासन प्रिय होना चाहिए। बोले ठीक है जी। फिर वो कहते हैं सर, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने क्या पढ़ा बीए में। मैंने कहा सर बीए में मैंने कबीर जी को पढ़ा है। तो बोले कबीर जी को छोड़ो, आप वो कबीर जी के अलावा और बताओ क्या आधुनिक में क्या पढ़ा है। फिर मैंने कहा सर आधुनिक में मैंने भारतेंदु जी को पढ़ा है। बोले भारतेंदु जी कोई रचना। मैंने कहा जी भारत दुर्दशा। बोले भारत दुर्दशा क्या है। माँ जी नाटक है।
बोले नाटक कैसा है माँ जी, इसमें भारत की स्थिति के बारे में बताया उन्होंने। बोले कैसी स्थिति माँ जी? अंग्रेजों ने अत्याचार कर रहे थे उसके बारे में लिखा है। फिर वो बोले और कोई बताओ माँ। सॉरी सर और नहीं पता मेरे को। फिर बोले उन्होंने एक पंक्ति बोली, ये किस कोई पंक्ति याद है भारतेंदु जी की? मैंने कहा सॉरी सर पता नहीं है। फिर वो बोले आपने जयशंकर के बारे में पढ़ा है माँ? थोड़ा बहुत पढ़ा है सर। बोला उनकी रचना बताओ कोई। तो मैंने उनकी रचना बताई सर। बोले नाटक बताओ उनका कोई। मैं तो मैंने उनका नाटक बताया सकंदगुप्त। वो बोले और नाटक बताओ। तो मैंने सर उनको बताया सर एक चंद्रगुप्त है। फिर वो बोले और उसके बारे और कुछ माँ सर ने कहा इनकी कंकाल लीलावती उपन्यास है। फिर बोले कोई पंक्ति वीति विवाह जागरी, ये किसकी पंक्ति है? मेरे को पता नहीं था सर। मैंने कहा सॉरी सर मेरे को नहीं पता। फिर वो कहते हैं, फिर उन्होंने लगातार मेरे से सर वो क्वेश्चन पूछे जो जीके टाइप थे। नहीं एक्चुअली देखो सुनो, ये जो बीती विभावरी जागरी है ना, ये कोर्स में अगर आप वो क्लास 9th की हिंदी में है इसलिए उन्होंने पूछा, और ये बहुत प्रसिद्ध है कि बीती विभाजरी जागरी है ना, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागिरी। ये और ये बहुत ही बढ़िया सुंदर कविता है, ये आना चाहिए सब। देखो वो लोग जो पूछते हैं ना, वो ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली इसका अध्ययन कितना है। और ये देखो कुछ चीज़ें तो सब आंसर बता देते हैं, लेकिन उनको केवल अब परीक्षा में कॉपी में ऑब्जेक्टिव की तरह मार्क्स नहीं देना है, वो काम हो गया। उनको ये जानना था कि आपका जो सब्जेक्ट का नॉलेज है वो कितना गहरा है, और आप कितना गहन ज्ञान रखते हैं अपने सब्जेक्ट का, और डीपली आपकी समझ कितनी है उसमें, ये सब चीज़ों का करते हैं। फिर भी आपने जिस तरीके से बताया ये बढ़िया चीज़ें हैं, अच्छी लगी है ना। कहीं एक आध जगह कुछ होता है तो ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका जो आपने बताया बढ़िया है। और ये अगर हम ये सर एक सर उन्होंने बोला कि कबीर पढ़ा है आपने? कबीर की एक पंक्ति है, उद्धव ब्रज विसरत नाही, ये बोल दिया। तो मैंने कहा सर ये कबीर जी की पंक्ति नहीं है। फिर दूसरे सर उनको कहते हैं कि सर ये सही कह रहे हैं, ये तो सूरदास जी की है। फिर वो बोले बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, चलो ये बताओ इसके बारे में। तो सर मैंने इसका थोड़ा उल्टा बता दिया उनको, मेरे को मैंने इसका पढ़ा नहीं था ना सर। तो मैंने बता दिया जी ये कि गोपियां उद्धव को कह रही है, जबकि वो श्री कृष्ण जी उद्धव को कह रहे हैं। वो बोले नहीं श्री कृष्ण जी उद्धव को कह रहे हैं। बोले उद्धव कौन है ये? फिर मैंने कहा कि उद्धव उन्होंने संदेश लेके भेजा था गोपियों के पास श्री कृष्ण जी ने। ठीक है। हाँ ये देखो इससे क्या पता लगता है कि आपने जो उनको बताया ना, तो आपका जो स्टडी है वो स्टडी मतलब बहुत डीपली नहीं है, ये इससे पता चलता है। कारण है कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, ये तो बड़ी प्रसिद्ध है, और गोपियों का, और ये सारी चीज़ें कोर्स में है। क्लास 9-10 का जो पहला ही चैप्टर है उसी में ये दिया हुआ, उसमें मतलब दिया हुआ है कुछ इससे रिलेटेड। पर उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, ये तो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि कृष्ण ने किस उद्देश्य से उनको बोला था और भेजा था उद्धव को। तो कुछ कॉमन चीजें हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। पता है क्या हुआ सर, मैंने सर जैसे एडिशनल हिंदी किया है। हाँ। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सर वो 3 साल की 2 साल में करवा देते हैं। कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये सुनो मुझे आप ये बताओ कि आपका अल्टीमेटली एंड कैसा रहा इंटरव्यू का? अल्टीमेटली सर उन्होंने फिर मेरे को लास्ट में है ना सर बोला कि डेमो दो, तो आप क्या पढ़ाओगे? मैंने कहा सर एक पोएम। बोले कौन सी पोएम? जी एक दिन का। तो वो कहते हैं हाँ पढ़ा के दिखाओ। तो मैं वहां गया, तो मैंने एक स्टैंजा जैसे पढ़ाया सर, फिर एक पढ़ाते जैसे मैंने एक्शन के साथ मैंने बोला गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपको एक आज पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होते, बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कमेंट कर लेते हैं। फिर बोले आप सीधे टॉपिक पे आ जाओ। फिर मैंने कहा बच्चों हाँ इसी से रिलेटेड आज हम एक प्रकरण है हमारा, इसके माध्यम से एक घमंडी का कैसे घमंड चूर चूर होता है, एक छोटी सी वस्तु वो है एक दिन का, उसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। फिर मैंने एक ये कहा मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो मैंने सर इनके बारे में सबसे पहले तो यही बताया कि बच्चों एक तिनका, ये तिनका है क्या? उसके बारे में बताया कि तिनका एक घास का कण होता है। फिर मैंने सर मुंडेर के बारे में बताया कि मुंडेर क्या होता है, छत के पास बना छज्जा होता है। फिर मैंने सर घमंड क्या होता है, गर्व हम तो करते अच्छा उन्होंने बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने सर फिर मेरे को बोला कि आप इसके बारे में पूरा ही आगे जो है आप पढ़ो नहीं, आगे मेरे को पूरा इसका बता दो क्या कहना चाहते इसमें। तो फिर मैंने कहा सर इसमें तो यही कहना चाहता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, एक छोटी सी वस्तु भी हमारे घमंड को चूर चूर कर देती है। हमें घमंड से हमें सरल व्यक्ति बनना चाहिए। बच्चों को ये संदेश देना चाहता है कभी
फिर वो बोले कि यहाँ पर घमंड एक व्यक्ति को लेकर भी एक छोटी इनका ही टोली है। फिर मैंने उनको बताया सर यहाँ पर एक घमंडी इंसान की बात करी है और इनका एक ये देखो आवाज़ 1 मिनट यार, ये सभी लोग अपना माइक म्यूट कर ले। दीपशिखा गौर मैडम अपना माइक म्यूट कीजिए क्योंकि सुन नहीं पा रहे हैं और भी जो लोग हैं। हाँ अब थोड़ा बोलिए। कई लोग, पंकज कुमार जी का भी माइक म्यूट नहीं है यार। अच्छा आपका तो रहेगा, आपका तो रहेगा। दीपशिखा गौर मैडम माइक म्यूट करें प्लीज़। दीपशिखा मैडम गुड इवनिंग सर। हाँ अपना माइक म्यूट कर लो 1 मिनट, थोड़ा सा म्यूट करके रखिए क्योंकि इंद्रजीत कौर मैडम का भी माइक म्यूट नहीं है। आप लोग अपना माइक म्यूट करो, गड़बड़ हो रहा है इससे, आप सुन भी नहीं रहे हैं। चलो अच्छा सुनो पंकज जी, हमने आपकी बातों को बहुत अच्छे से सुना, काफ़ी करीब 10 मिनट तो हमें ही हो गए। इसका मतलब आपका जो इंटरव्यू हाँ सर, लास्ट में एक और बता दो। लास्ट में सर उन्होंने ये बोला मेरे को कि बोर्ड और साफ करके आओ। फिर मैंने बोर्ड अप डाउन किया सर, लेफ्ट हैंड से साफ, हाँ और चौक को मैंने डब्बे में डाल दिया हाँ। और डस्टर को उल्टा करके टेबल पर बिल्कुल आराम से रख दिया सर, और आ गया। बोले ठीक है, ओके हो गुड गया गुड अपना। गुड गुड गुड, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर जी। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका चयन हो, और चयन हो जाए तो ज़रूर बताइएगा, और नहीं हो सर तो भी एक बताइएगा। हाँ, और छोटा सा question है सर। जैसे सर मेरा है ना, उन्होंने 4 घंटे खराब कर दिए। वो बोले एडिशनल आपने 2 साल में कर ली, कैसे कर ली? हमारे तो 3 साल मांग रखा है, 3 साल में होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर मेरे को 4 घंटे तक अलाउ नहीं किया इंटरव्यू के लिए। मेरा मतलब उन्होंने जो सर आधा दिमाग तो वहीं पे पजल कर दिया। फिर उन्होंने एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर कुछ थी, मैंने उनको बोला कि सर ये वैलिड है, आप बात करो किसी हायर अथॉरिटी से, आप मुझे ऐसे निकाल के तो मेरा फ्यूचर खराब कर रहे हो। कल को अगर मैं वैलिड हो आपके ऊपर ना भाई मेरी बात सुनो, आप जो मुझे बोल रहे हो ना, ये आपकी तकलीफ, ये आपकी पीड़ा, सुनिए ध्यान से सुनिए। आप केंद्रीय, ये सारे कैंडिडेट जितने भी सुन रहे हैं, कि ऐसा सुनने में आया है कि घंटों तक लोगों को परेशान होना पड़ा। एज़ पर रूल सब कुछ ठीक था, उसके बावजूद बाद में किसी को अंडरटेकिंग लेके प्रवेश दिया, ये किया। क्योंकि ये आपके साथ नहीं है, बहुत सारे केवीएस में कर्मचारी काम कर रहे हैं और बाद में उनके यूनिवर्सिटी वाले ने भी लिख के दिया है। भाई सारी चीज़ें तो फाइनली अगर सिलेक्शन हो जाता है तो बाद में भी देखी जा सकती है। पर आपको जो तकलीफ़ हुई, 4 घंटा जो भी परेशानी हुई, जिसको भी जो परेशानी हुई, वो आप बहुत विनम्र भाषा में लिख करके आप अपने केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर को लिखें, ठीक है, या सीबीएसई को लिखें, और ये उसमें निवेदन करें कि फ्यूचर में कभी भी इस तरह की आयोजित होती जाती है तो ये जो लोग चेकिंग करने वाले हैं, इनको कम से कम इन सारे बिंदुओं पर ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाए, और इन लोगों को कुछ ना कुछ इस तरीके का निर्देश हो जिससे कि ये इस तरह की कोई परेशानी ना। इस बार सुनने में आया है, इसे हमेशा इतना होता नहीं है, पर इस बार तो मीडिया में भी जो हुआ और बहुत हल्ला हो गया, बहुत सारी बातें, अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि कई लोग परेशान हुए, उनकी वजह से उनका इंटरव्यू में भी थोड़ा सफ़र हुए। ठीक है ना, आप ये देखिएगा, कीजिएगा, और फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। हमारी शुभकामनाएं आपको। चलिए अगला, ये नंबर 2 में मैंने किसको बोला था? नंबर 2 श्वेता मैडम, यस। फिर नंबर 3 स्नेहा मैडम थी ना, यस। बोलिए बोलिए आप। हाँ सर नंबर 3 मेरा है सर। हाँ आप बोलना, ठीक है। सर किसी का म्यूट आवाज आ रही है। आ रही है, अब आ रही है। हाँ हाँ सर, उसके बाद मेरा डिटर्मिनेंट पूछा था, उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पूछा मैम ने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन कर दिया कि क्या डिफरेंस होता है। फिर उन्होंने पूछा कोई एग्जांपल बता सकते हैं ऐसा, मतलब जो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस में, मतलब कन्वर्स जो हो, मतलब जैसे तो मॉड्यूलस एक्स एक फंक्शन होता है जो कि डिफरेंशिएबल नहीं होता है पर कंटिन्यूअस होता है। तो मैंने ऐसा एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद एक सर बैठे थे वहाँ, उन्होंने मेरी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि यू से दैट योर हॉबी इज प्लेइंग बैडमिंटन, तो कैन यू टेल मी द फेमस पर्सनालिटी ऑफ बैडमिंटन। तो मैंने अभी अभी पढ़ा था करण जीके में कि जैसे 58 इयर्स आफ्टर 58 इयर्स गोल्ड अभी जीत के लाए वो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। तो मैंने उनको वो आंसर कर दिया। फिर उन्होंने एक और कोई
मतलब एक कोई नाम लिया था कि आप क्या इन्हें को जानते हैं, तो फिर मैंने कह दिया सॉरी सर, मैं नहीं जानती उस बारे में। फिर उसके बाद मैम ने एक पूछा था कि आप डू यू नो अबाउट द फील्ड, अबाउट द मेडल व्हिच गिव्स इन मैथमेटिक्स फील्ड। तो मैंने कहा मैम फील्ड मेडल मतलब फील्ड प्राइज मिलता है मैथमेटिक्स में। तो मैम ने कहा कि किसी और सब्जेक्ट में मतलब नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिलता है। तो मैम मैथ्स में ओनली फील्ड प्राइज मिलता है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के अंदर नोबेल प्राइज मिलता है। हाँ। फिर मैम ने पूछा कि अच्छा किसको मिलता है ये फील्ड प्राइज। तो मैंने कहा बिलो 40 ईयर्स को मिलता है। और फिर उन्होंने पूछा था इंडिया में किसी को मिलता है क्या। तो मुझे उस समय सर ध्यान नहीं था बिल्कुल भी कि मतलब मिला है कि नहीं मिला है, तो मैंने सॉरी बोल दिया था। कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो आंसर दिया ना, ये अच्छा परफेक्ट आंसर हेलो, था और आप आवाज नहीं आपका आ रही नॉलेज सर। पता। एक सेकंड एक सर सेकंड, हाँ मैं म्यूट। बोल रहा था कि कोई बात नहीं, आपने जो आंसर दिया ना वो बढ़िया परफेक्शन के साथ यस दिया, सर। इसलिए कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारे शैलेंद्र अच्छा, सिंह और जी सर बोल रहे हैं। हाँ लास्ट में सर है ना साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने पूछा था कि एनईपी के बारे में पूछा था, आप जानते हो क्या। और एक जॉयफुल लर्निंग के लिए पूछा था। तो मैंने सर जॉयफुल लर्निंग का बताया कि रियल लाइफ से कनेक्ट करके या कोई एग्जांपल्स वगैरह से मतलब बच्चों को मतलब इंजॉयमेंट हो इस तरह से पढ़ाए जिससे बच्चे बोरियत फील ना करें। जैसे मैथमेटिक्स में बच्चे कभी कभी बोर हो जाते हैं, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करके पढ़ा सकते हैं। पर उनका फेस देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे मेरे आंसर से। तो मैंने तो ऐसे ही करके बता दिया था। बढ़िया बताया, तो ठीक है। ऐसा जॉयफुल, तो सर ये सही था मतलब कैसा। देखो, जॉयफुल लर्निंग का जो मतलब है वो ये है कि बच्चा सीखने में आनंद का अनुभव करे, और वो जैसा अपने घर पे फील करता है वैसी ही फीलिंग्स उसको क्लासरूम में आए, है ना। ये वाली चीज़ है कि वो हाँ। कहीं भी उसको ऐसा ना लगे कि मैं कोई ऐसा चीज़ जो है कर रहा हूँ कि जहाँ कोई बंधन है किसी प्रकार का, है ना। वो उसको थोड़ा सा मुक्त जो है हाँ, महसूस करे। फ्रीली होके करे जैसे। ये बहुत ज़रूरी, इसके बिना जॉयफुल लर्निंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो अच्छा लगा आपका। आपका एंडिंग कैसे हुआ है बताइए लास्ट में। बस सर लास्ट में ये जॉयफुल लर्निंग ही था, लास्ट में उन्होंने हाँ, तो यही पूछा आपने था। जितना बताया है ना मुझे, उस हिसाब से आप मुझे लग हम्म। रहा है कि आपका चयन डेफिनेटली होना चाहिए। आपका मार्क्स कितने थे उसमें, रिटर्न में? सर मेरे 124 मार्क्स थे। और कट ऑफ क्या गया था? और कट ऑफ 116, 116। अच्छा, तो आपका पीजीटी मेंस था ना? यस सर। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है आपका नाम लिस्ट में ज़रूर आएगा, जिस तरह से आपने बताया ना। देखो, बोलने की आ जाए शैली तो अच्छी बात है। कॉन्फिडेंट ये है, तो यस सर। हमारी तरफ से हाँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ज़रूर आप उस दिन कांटेक्ट कीजिएगा जब आए तो रिज़ल्ट, और पहले हम देख लेंगे तो हम आपको बताएंगे, जी बिल्कुल। सर। ठीक है ना। ओके, थैंक यू बिल्कुल श्वेता सर। जी। सर इसमें मैंने कुछ कुछ बताए नहीं थे, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस, तो वो चलेगा कुछ चलेगा, अरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं चिंता की क्रिएट बात नहीं, करेंगे। एक दो तीन क्वेश्चन होता है जो नहीं भी आते हैं, है ना। आप अजमेर के हो ना? हाँ। अजमेर अजमेर। यस सर। अजमेर प्रॉपर अजमेर? अजमेर राजस्थान। नहीं, राजस्थान यस में। सर, प्रॉपर अजमेर। प्रॉपर अजमेर की हो ना? हाँ, तो मेरा ननिहाल है कोटा वगैरह तरफ, कोटा बूंदी वाला रिलेटिव्स है। अच्छा अगर अच्छा। फ्यूचर में अजमेर आना हुआ तो मैं हाँ मिलूंगा आपसे। ओके, थैंक यू मैडम। बिल्कुल सर, जरूर। वेलकम टू अजमेर। नमस्कार थैंक यू सर। नमस्कार, ओके नमस्ते। चलिए, अगला मैंने नंबर हाँ किसका बताया हाँ था? हाँ जी सर, सर राम मेरा है मनोहर सर। जी, हाँ राम जी मनोहर जी सर। को सुन लेते हैं, बताइए। हाँ, गुड इवनिंग सर। मेरा 29th को इंटरव्यू है सर। सुनने में आ रहा है कि जो लोग एग्जाम डेट खत्म होने के बाद ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाए हैं उनका मान्य नहीं हो रहा है सर, क्या ऐसा है क्या? देखो, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट पुराना तो एक होना चाहिए पहले का, और जिसने बाद, आपका कोई ओबीसी सर्टिफिकेट तो होगा ना परीक्षा के पहले का? जी सर, है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अब स्टेट वाला है लेकिन। अरे स्टेट, स्टेट। भाई स्टेट वाला ही रहेगा यार। स्टेट वाला अगर है तो वो और जो नया बना है दोनों ले जाओ। आप वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडरटेकिंग लेंगे, आपको इंटरव्यू में शामिल करेंगे, मना नहीं कर सकते। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। आप इसकी चिंता मत करो। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? फिजिकल एजुकेशन? सर मेरा फिजिकल एजुकेशन है सर। हाँ, तो अब फिजिकल एजुकेशन के मैंने कुछ इंटरव्यू लेके डाल रखे हैं, आपका भी मैं इससे पहले कोशिश करूँगा ले लूँ। ठीक है ना। 29 को जी है सर। ना आपका, तो देखते हैं। मैं हालांकि 27 और 8 में ट्रेन में रहूँगा। सर तो मेरा भी कल ट्रेन है सर। हाँ तो अपन ट्रेन में कहाँ से कैसे जा रहे हो आप? सर मैं इस समय जेएस यूनिवर्सिटी फिरोजाबाद है आगरा के पास, वहां पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, सर मैं मैं कल इनको दिन में, हेल्प करना चाहूंगी या ट्रेन में ओबीसी जहाँ भी रहूँगा सर्टिफिकेट के कोशिश करूँगा। रिगार्डिंग। हाँ जी मैम, बताइए।
पहले तो आपके पास जो अभी रिसेंट आप बनवाए होंगे, एक वो देख रहे हैं आपका सर्टिफिकेट, और एक आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उस टाइम का देख रहे हैं। तो अगर ये आपके पास स्टेट का भी है तो कोई इशू नहीं है, अदरवाइज वो एक अंडरटेकिंग, मतलब वो साइन, एफिडेविट का साइन करके ले रहे हैं, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है, अंडरटेकिंग ले लेंगे वो कागज़ पे और यस कर सर, लेंगे, अंडरटेकिंग। ठीक है ना? यस सर, अंडरटेकिंग। क्योंकि एफिडेविट तो फिर स्टाम्प पेपर में बनवाना पड़ता है बाहर। नो हाँ सर, सर, नहीं नहीं, एक्चुअली मतलब इसका मतलब मुझे गलत इन्फॉर्मेशन देने वाला दिया था कि निकाल दे रहे हैं, इंटरव्यू देने नहीं दे रहे अरे हैं बे, बाहर। ये हवा हो रहा है यार सब जगह फालतू। देखो आपको ऐसा नहीं कर रहे हैं। इंडिया है, इंडिया में बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन मीडिया में भी चलती रहती है 24 घंटे। अभी अभी संसद पे भी चल रही है ना, तो जी सर। लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें। तो सारी चीज़ें हैं, चलती रहती है। आपका आप तो आपका नाम क्या है? राम मनोहर है ना, तो यार नाम ही आपका मनोहर है, तो और राम साथ में एक्स्ट्रा है, तो आप तो राम की तरह धीर शांत प्रशांत होकर के और अपना मनोहारी रूप दिखा के आइए उनको, कोई चिंता की बात नहीं। आपका थैंक मैं, यू सो मच सर। हाँ, और मैं सुनो, मैंने फिजिकल एजुकेशन के इंटरव्यू और फिजिकल एजुकेशन के लिए अलग से भी ये वीडियो बना करके डाला हुआ है। मैंने देखा है सर उसको, हाँ, मैंने तो देखा है, आपको बहुत दिन से मैं फॉलो कर रहा हूँ सर। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर कोई क्वेश्चन हो तो मैं ट्रेन में रहूँगा तब भी बात कर लेना, ठीक है? सर अभी सर हो सके तो हमें 10 मिनट का टाइम दे दीजिए सर, अभी मेरा ले लीजिए। अभी अभी तुरंत तो केवल एक्सपीरियंस वाला है, इसके बाद में देखता हूँ समय जैसे ही मिलता है, ठीक है ना? ओके, या अर्ली सर। मॉर्निंग कोशिश करूँगा, कल सुबह देखता हूँ। कल कितने बजे की ट्रेन है आपकी? सर कल मेरा शाम को है सर, एक्चुअली मेरा कॉलेज जाना होता है ना सर। हाँ हाँ, तो यार अब ऐसा थोड़ी है, अब आपका कॉलेज जाना हो रहा है तो मेरा भी तो स्कूल जाना हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि मैं भी अपना स्कूल छोड़ दूँ। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। है ना? तो ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना? देखिए, मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैं तो अपनी नौकरी के साथ में ये सब एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हूँ और बहुत तकलीफ देख बिल्कुल करके भी कर रहा हूँ, सर। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी नहीं वजह सर, आपका बहुत एफर्ट है सर। कि इसमें अगर कुछ लोग भी सिलेक्ट हुए ना तो ये बड़ा अचीवमेंट होगा और हमें बहुत अच्छा लगेगा, है ना? ताकि हम रहे ना रहे वो याद तो करेंगे कि ठीक है ना? ओके, चलिए, अगला नंबर ऐसा किसका कुछ है? नहीं सर, आपका बहुत सहयोग है सर। ओके, थैंक यू ओके सर। ओके ओके, नमस्कार, थैंक यू। स्नेहा सिंह जी, हाँ बताइए, आप बताइए आप। सर नमस्ते। नमस्ते, एक मिनट। स्नेहा सिंह मैडम के बाद मैंने किसका बोला था अगला नंबर? प्राशी का। मेरा था। यस। हाँ, आप प्राशी बने रहो इधर। और इसके बाद, प्राशी के बाद किसका बोला था मैंने? चलो जिसका। मेरा सर। अरे आप नाम तो बोलो यार, मेरा मेरा क्या है प्रदीप शाह जी, क्यों, कौन बोल रहे हो? आनंद। आनंद चतुर्वेदी जी, हाँ ठीक। आनंद। हाँ ठीक है, ठीक है जी आनंद। जी। आप कल भी आनंद ले रहे थे। 6 नंबर पर मेरा काम होता है साजा में सर। हाँ, कल भी रह गया था। चलो भाई, स्नेहा सिंह और उसके बाद प्राशी मैडम। प्राशी जी, आप कहाँ से हो? एक मिनट स्नेहा मैडम, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। और प्राशी मैडम बताइए, आप कहाँ से हैं? सर मैं बनारस से हूँ। अच्छा, पहले, इसके पहले आप किसी गूगल मीट में आई थी क्या? जी सर, वो कॉम्बिनेशन जो पूछना था आपसे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिगार्डिंग टीजीटी साइंस। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक है। आपका इंटरव्यू कौन सी डेट को था? सर 24 में। अच्छा, आप प्रॉपर बनारस में ही रहती हो क्या? नहीं सर, बनारस से ही सटा हुआ है, मुगल सराय नाम है। हाँ हाँ हाँ, सही है। हम लोग जाते हैं तो मुगल सराय होते हुए ही जाते हैं। इलाहाबाद होते हुए ही इंदौर जाते हैं। चलो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो इनका, स्नेहा सिंह मैडम का सुन लेते हैं। और ये जैसे अभी आपने बताया वो अच्छा लगा प्राशी ने, कि इनको, इनके ध्यान में जो चीज़ थी कि अगर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है इंटरव्यू में, कहाँ अंडरटेकिंग ले रहे हैं, इस तरह से आप में से किसी को भी कोई बोल रहा है और उस समस्या के बारे में अगर कुछ अनुभव है, पता है इंटरव्यू का, तो आप ज़रूर बीच में बता सकते हैं, याद दिला करके। चलिए स्नेहा सिंह जी, आप बताइए अपना। जी सर। सर मैंने अपने फॉर्म में ना सिक्योरिटी में भरा था कि शिक्षा को मैं अपना आदर्श मानती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपने शिक्षा को आदर्श क्यों माना है? तो मैंने बोली सर, शिक्षा ही एक मतलब ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति हो चाहे समाज, किसी को बदला जा सकता है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो फिर बोले अच्छा, आदर्श क्या होता है? आप आदर्श किसे कहेंगे, क्या चीज है ये? तो हम बोले सर, तो फिर दो मतलब हम समझ नहीं पा रहे थे, तो बोले कि आप किसे आदर्श कहेंगी आप? तो हम बोले सर, जिसके पास ईमानदारी हो, जो साहसी हो,
जिसके पास धैर्य हो। तो बोले कि ये तो एक आर्मी में जो काम करता है उसके पास भी है, जो यहाँ चपरासी उसके पास भी हो सकता है। तो हम बोले हाँ सर। तो बोले कि शिक्षक में क्या ऐसा इनसे अलग चीज हो सकता है? तो हम बोले सर शिक्षक में एक मतलब ये गुण होता है कि वो किसी को बहुत आसानी से समझ लेता है, किसी भी व्यक्ति को, और उसमें किसी भी परिस्थिति में जो है सामंजस्य करने की क्षमता होती है। ये अलग गुण होता है हम लोगों से। तो फिर बोले कि अच्छा किसी भी परिस्थिति को संभालने का गुण होता है शिक्षक में। तो हम बोले हाँ सर। तो बोले कि अच्छा एक सिचुएशन है आपके लिए कि आप स्कूल में कोई प्रिंसिपल हैं या टीचर हैं, कुछ प्रोग्राम है और कुछ बच्चे हैं कि जो अपने में झगड़ रहे हैं, तो आप बिना जो है शोर के आप उनको शांत कैसे कराएंगी? तो हम बोले सर पहले जाएंगे हम उनसे समस्या उनकी पूछेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे कि अच्छा इसमें किसी की गलती नहीं है, और अगर गलती भी बताएंगे तो बोलेंगे थोड़ी गलती आपकी है और थोड़ी गलती उनकी है, दोनों लोग की गलती है। तो हो सकता है इससे मतलब शांत हो जाएंगे सर। बोले इससे शांत हो जाएंगे? हाँ सर बिल्कुल शांत हो जाएंगे कुछ समय के लिए। बोले अच्छा। फिर उसके बाद फिर बोले कि आपका तो मतलब वो हमारा बीए में हिंदी और संस्कृत है। बोले आपका तो कॉम्बिनेशन है पहले से, आपने बड़ा अच्छा लिया है। हम कहे हाँ सर। तो बोले कि संस्कृत में आप कोई श्लोक सुना सकती हैं? तो हम कहे सर बिल्कुल। तो आपने बताया था कि मतलब संस्कृत में अच्छा मतलब कोई अलग श्लोक याद करके जाना आप लोग। तो सर हम श्लोक तैयार किए हुए थे, तो हम अलग डिफरेंट श्लोक तैयार किए थे, तो मैंने उसको सुनाया उनको। फिर दूसरी मैम थी तो वो पूछी कि अच्छा संस्कृत में एक सुभाषित होता है, क्या होता है उसका अर्थ? तो हमको उस समय उस शब्द का जो एग्जैक्ट अर्थ नहीं समझ में आ रहा था। मतलब पता था क्या होता है, उसका भाव पता था, लेकिन हम शब्द मुझे नहीं याद आ रहा था। मैं बोली कि कोई सुंदर भाषा या सुंदर वचन ऐसा होता है, मतलब बच्चों को दिया जाता अरे है, अच्छी भैया चीज है। सुनो, अब ये सब चीज़ें हैं ना, कॉमन है, इनका हमें मालूम होना चाहिए। जो दो तीन चीज़ें आपसे पूछी ना, जैसे आदर्श के बारे में पूछा, तो देखो आदर्श हमेशा वो होता है जिसका अनुकरण दूसरे करें और जो समाज के लिए कल्याणकारी हो, जो वही आदर्श होता है। जो समाज के लिए कल्याणकारी नहीं हो वो आदर्श नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने कई ऐसे काम किए जो हो सकता है न्याय की दृष्टि से या कुछ छल कपट वाले भी हो, लेकिन वो समाज के कल्याण के लिए थे। इसलिए भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहा जाता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु बोलते हैं ना। तो और एक तो यहाँ थोड़ा सा और श्रेष्ठ आंसर बता सकते थे। सुभाषित का तो आप संधि विच्छेद कर लो। भाषित मतलब बोला हुआ, और सु का मतलब अच्छा। वो सारी अच्छी हाँ बातें जो पहले कही गई है वो सुभाषित है। ठीक हाँ। है। तो मैम सुंदर वचन। अंदर कुछ ऐसे तो फिर अच्छा बोले ये हाँ श्लोक सुना सकती हैं आप? तो हमने उनको सुनाया उससे संबंधित श्लोक। तो वो समझ गए कि मतलब इनको शब्द नहीं आ रहा, लेकिन बात समझने की क्या हाँ होता है हाँ। सुबह। तो उससे संबंधित फिर मैंने श्लोक सुनाया का दूसरा जो है उनको विद्या से संबंधित मुझे याद था, अलग श्लोक तैयार किए थे। तो फिर उसके बाद सर बोले कि आपके पास तो नेट भी है, तो आप हायर में चली जाएंगी फिर बाद में। तो हम बोले सर अभी जो अवसर मिलेगा उसको करेंगे, फिर बाद में अगर मिलता है तो जाएंगे, जरूर से जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति को हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। तो बोले अच्छा। फिर उसके बाद सर तीसरी मैम थी, फिर वो बोली कि अच्छा ये भोजपुरी जो है जौनपुर में भोजपुरी बोला जाता है। तो हम बोले सर मैम अब जौनपुर का तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम ज्यादातर बनारस में रहे हैं, बनारस में जो है वो भोजपुरी बोला जाता है। बोले अच्छा। फिर सर फिर उसके बाद वो भाषा के विविध रूप पूछी, तो हम उस समय समझ नहीं पा रहे थे। तो बोले कि ये राजभाषा। बोले हम कहा हाँ मैम पता है, लेकिन मैं भूल रही हूँ उस समय। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर बोले कि अच्छा मम्मट का जो है काव्य प्रयोजन क्या है? तो फिर मैम सर बताए उनको हम। बोले फिर उसमें अर्थ था, उसमें जो शब्द था कांता सम्मित उपदेश सूचक का, इसका क्या अर्थ होगा? तो हम बोले मैम इस समय याद नहीं आ रहा है हमको थोड़ा। तो फिर अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर सर बोले कि अच्छा जाइए पढ़ाइए ब्लैक बोर्ड पे। तो ब्लैक बोर्ड पे फिर हमने पढ़ाया अपना। तो उनके भाव को देख के लग रहा था कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मैम ने 5-6 शब्द दिया उन्हें ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए, जैसे अर्धांगिनी और सर्वांगीण और स्वर्णिम अपराहन। तो सब सर सही सही लिखा हमने। फिर उसके बाद हम आए बैठे। फिर उसके बाद बोले सर क्या आओ बैठ जाओ। फिर बैठे। फिर सर बोले कि आपको यहाँ तो बड़ा ट्रांसफर किया जाता है केंद्रीय विद्यालय में, तो आप जाएंगी करेंगी? तो हम बोले सर बिल्कुल करेंगे। तो बोले आपके परिवार वाले राजी जाएंगे? हम कहा सर बिल्कुल। फिर बोले कि अच्छा आपके बच्चे का तो पढ़ाई नुकसान होगा? तो बोले सर बिल्कुल नहीं होगा, हर जगह जो है केंद्रीय विद्यालय और सभी में जो है पाठ्यक्रम समान है, तो हम आसानी से कर सकते। तो बोले ठीक है ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, जाइए। तो बढ़िया सर हम बढ़िया। इस
नहीं, आपने जैसा बताया 2-3 जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हल्की फुल्की, लेकिन लगभग पूरा जो आपका, अगर हम 3 कैटेगरी में रखें ना कि एक्सीलेंट, वेरी गुड और गुड, तो आपका जो इंटरव्यू है वो वेरी गुड की श्रेणी में आता है ना। एक्सीलेंट अपन नहीं कह सकते कि उसमें ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। एक सेकंड। तो दूसरा, ये आपका रिटर्न टेस्ट के मार्क्स कितने हैं? सर 136 गया है, मेरा 144 है। तो ये बढ़िया है, इसलिए मुझे लग रहा है कि आपका नंबर आना चाहिए, डेफिनेटली सिलेक्शन होना चाहिए। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर देखते हैं, अगर आपका सिलेक्शन, मान लो अगर बाई चांस कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो केवल इंटरव्यू के मार्क्स की वजह से, बाकी रिटर्न में तो आपके अच्छे हैं और मुझे तो लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज़रूर अपन बात करेंगे, है ना। ठीक सर। देखते हैं। और आगे भविष्य उज्जवल है। वैसे भी आपने नेट वगैरह कर रखा है ना। थैंक यू वेरी मच मैडम, नमस्कार, बहुत बढ़िया। अगला मैंने किसके लिए बोला था? अगला कौन साथी है? सर मैं प्राची गुप्ता। हाँ, प्राशी गुप्ता, चलो आप बताओ। सर मेरा तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। सबसे पहले मैं इंटर की तो मेरा नाम पूछा उन्होंने, मतलब नाम का मीनिंग पूछा। जैसे मेरा प्रशस्ति नाम है बाहर का जो भी, तो प्रशस्ति का मीनिंग पूछा उन्होंने। उसके बाद फिर मैंने बायोडेटा में लिखा था कि मैं केवीएस की स्टूडेंट रही हूँ। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि किस क्लास तक आप रहे हो और किस केवी से आपने पढ़ाई की है। आफ्टर दैट उन्होंने डेमो के लिए बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि आप टॉपिक प्रिपेयर करके आए हो? तो मैंने बोला यस सर। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं अपने तरफ से कोई टॉपिक दूं, तो मैंने बोला सर आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो उन्होंने बोला कि पहले जो आप प्रिपेयर करके आए वो आप पढ़ाओ। सर मैंने वो पढ़ाया 5 से 7 मिनट के अराउंड। क्या फिर टॉपिक उन्होंने था? टॉपिक क्या था? सर क्लास 9 का वर्क, फिजिक्स का वर्क टॉपिक था। उसके बाद फिर उन्होंने रोक दिया। फिर उन्हें वो बोला कि अब हम अपने साइड से कोई टॉपिक देंगे, आप ट्राई करोगे? मैंने बोला यस सर। उन्होंने ग्रीन हाउस टॉपिक दिया था, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट फिर मैंने सर पढ़ाया। बट जितना अच्छा सर मैंने, मतलब जो टॉपिक मैं प्रिपेयर करके गई थी वो ज़्यादा अच्छा हुआ एज कम्पेयर टू जो उन्होंने मतलब मुझे दिया। वो शायद उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया। फिर भी मैंने पढ़ाया। फिर उन्होंने मुझे बैठाया। फिर उन्होंने, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो साइकोलॉजिस्ट थे शायद वो, उनका यही क्वेश्चन था अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए 3-3। आफ्टर दैट उन्होंने पूछा कि आप पढ़ा रहे हो, आपकी क्लास में कोई बच्चा है एरोप्लेन बनाकर उड़ा रहा है, आप क्या करोगे? ऐसा सिचुएशनल क्वेश्चन। फिर जेंडर सेंसिटिव पे कैसे आप बच्चों को वो करोगे, जेंडर सेंसिटिव इशू पे, ये सब क्वेश्चन थे सर। और फिर एक मैम ने देखा कि मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है प्लांट साइंस से, तो उनका क्वेश्चन था कि ये प्लांट साइंस इज इट अ सब्जेक्ट? तो मैंने उन्हें बताया कि यस मैम, ये इक्विवेलेंट है एमएससी बॉटनी के। तो उन्होंने 1-2 क्वेश्चन पूछे। तो सर एक क्वेश्चन में मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने उन्हें बोला कि नो मैम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। वो कुछ नाम या कुछ ब्रीड पूछ रही थी शीप का। फिर एक आपसे क्वेश्चन आंसर बाईलिंगुअल किए या इंग्लिश में या हिंदी में? बाइलिंगुअल, एक मैम थी जो इंग्लिश में पूछ रही थी सर, और बाकी सब हिंदी या बाइलिंगुअल ही था मेरा टोटल। उसके बाद सर एक क्वेश्चन और मैम ने पूछा था ट्रांसजेनिक एनिमल्स के नाम। तो वो मैंने बता रही थी मैं कॉटन और टोबैको, बट वो पता नहीं क्यों सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, शायद वो कुछ और नाम जो भी उनको था। उसके बाद सर ओवरऑल मेरा अच्छा हुआ। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। सर नमस्ते। अरे भाई, बात करने दो यार, बीच बीच में अभी इनसे बात कर ले, चल रही है, इनसे हो जाने दो, उसके बाद फिर मैं सबसे बात करता हूँ ना। फिर सर एक क्वेश्चन और मेरे से पूछा गया कि आपने तो एमएससी किया है, व्हाई डोंट यू गो फॉर द नेट एंड जीआरएफ? तो मैंने उन्हें बताया कि सर मेरा स्टार्टिंग से ही मतलब मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना था, और नेट और जीआरएफ थोड़ा, मतलब मैंने बताया कि थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है मैम। तो उन्होंने बोला हाँ ये तो है। मतलब एक सर डिस्कशन टाइप मेरा चला। ऐसा नहीं था, मुझे इंटरव्यू वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, बिल्कुल डिस्कशन जैसे बातचीत हम लोग आम करते हैं, बिल्कुल वैसा ही था। मेरा पैनल मतलब काफी अच्छा था। और बस सर इतने। और एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि केवी से आप पढ़े हो तो केवी कैसे डिफरेंट है बाकी स्कूलों से, तो उसको मैंने बताया। ओवरऑल सर अराउंड 15 to 20 मिनट्स के बीच होगा मेरा इंटरव्यू। चलो बहुत बढ़िया। ये मतलब टीजीटी साइंस में देखो, जिस तरीके से आपने बताया ना, ऐसे आंसर देने वाले सब लोग नहीं होते हैं, क्योंकि और आपके एमएससी वगैरह है, सारी चीज़ें उन्होंने देखी है, नोट की है, ऑब्जर्व की है,
इसलिए डेफिनेटली आपका साइंस में टीजीटी साइंस में होना चाहिए, जैसा मैं सुन रहा हूँ। आपके रिटर्न में मार्क्स कितने थे? सर रिटर्न में तो मेरे 5 to 6 मार्क्स ही बस अब अबव है कट ऑफ से। हाँ हाँ चलेगा। देखो मैंने कल एक दो के इंटरव्यू बहुत गड़बड़ हुए थे, एक मैथ्स वाले के जो उन्होंने एक्सपीरियंस सुनाया उससे, और एक और किसी और का था हिंदी का है इनका। तो मैंने उनको देखो बधाई तो देना हमारा काम है कि शुभकामनाएं, लेकिन जो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि नहीं आपका होना ही चाहिए, मतलब उनमें से आप भी हैं कि आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होना चाहिए, जैसा मैंने कट सुना ऑफ है। मार्क्स के अराउंड है, इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन हो रही है। कोई 5 to टेंशन 6 चिंता की बात नहीं। मार्क्स। देखो मैं आपको बताऊं कि जो इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं। जैसे आपने बताया, मुझे लगता है आपको 50+ मार्क्स आउट ऑफ 60 मिलना चाहिए, ऐसे बोलना नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, सबका अपना अपना हो सकता है। स्नेहा सिंह मैडम ने भी जो बताया तो उनका भी मुझे ऐसे 45 to 50 के आसपास का लगता है, जो भी चीज़ें हुई है एक आध निगेटिव उनको मिला करके। अब +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। तो ये सब संभावनाएं हैं, चयन की संभावनाएं बताती है, क्योंकि जिनके इंटरव्यू में 30 या 40 से बिलो मार्क्स जाते हैं ना, उनका फिर संभावनाएं थोड़ी कम रहती है। पर 40+, 45+ वालों की जो संभावना रहती है, आप तो 50 के आसपास में मुझे लग रहे हो, ठीक है ना? तो मुझे और लगता सर मैं है ये कंफ्यूजन एक क्लियर करना चाहती हूँ, जो ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत कंफ्यूजन है, या फिर आगे जो भी अप्लाई करेंगे केवीएस में, कि सर उनको बस मैं यही बोलना चाहती हूँ जिनका ऑनर्स है उनको मतलब इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि वेदर वो वैलिड है या नहीं। अगर उन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों ही साल बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री अगर तीनों पढ़ा हुआ है और उनके मार्कशीट में तीनों मेंशन है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सर ऑनर्स के स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज टेंशन ले रहे हैं कि वेदर दे आर एलिजिबल और नॉट। नहीं नहीं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ऑनर्स तो बल्कि और अच्छी चीज़ है कि उन्होंने उसी सब्जेक्ट का विशेष अध्ययन किया है उसमें, ठीक है ना? वो तो प्रॉब्लम वहाँ केवल परसेंटेज वाली होती है, और साइंस में कॉम्बिनेशन है, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह नहीं होना चाहिए, CVZ होना चाहिए, ये सब चीज़ें रहती है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच कि आपने कम से कम थैंक यू सर। उपस्थित होकर हमें अपना अनुभव बताया, है ना? ईश्वर बहुत गुड मॉर्निंग, जुड़े रहना आगे भी। पता नहीं कहाँ एक दूसरे के काम आ जाए पढ़ाई लिखाई के मामले में, है ना? मैं बाद में भी, अगर आप मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ी हो तो एक बार मैसेज ज़रूर करना ताकि मुझे पता लग जाए, है ना? ओके, थैंक यू मैडम। हेलो सर, हेलो सर, हेलो हेलो हाँ सर। बोलिए बोलिए। सर ये मैंने आपको बताया था जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी मुझसे, इससे तो क्या ज्यादा मतलब बेकार हो जाएगा मेरा इंटरव्यू? बाकी मैंने बहुत संभाला है सर। नहीं नहीं, बेकार वाली कोई बात नहीं है। देखो 4 लोग होते हैं, उनमें से मार्किंग में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, 2-4 नंबर का। पर जैसे आपने बताया है तो ये जो एक एक ही बार हुआ ना कि 2-3 बार हुआ आपके साथ नहीं प्रॉब्लम? सर, एक बार हुआ, सिर्फ एक बार। मैंने पूरा सेंटेंस सही लिखा, सिर्फ एक पर मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी हिंदी में। बाकी उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं सर, कम से कम 20 क्वेश्चन मुझसे नहीं, पूछे ही होंगे आपका जो उन्होंने। काफ़ी समय चल रहा इंटरव्यू चला है तो अच्छी बात है, पॉजिटिव संकेत है ना? सर रैंडम सर, मैं आपको बताऊं, उन्होंने मुझसे संस्कृत मतलब जो एक्सपर्ट बैठे थे उन्होंने ही मुझसे क्वेश्चन किए, और अलग से जो साइकोलॉजिस्ट थे ना वो उन्होंने ओके ओके, ठीक है। मेरे से पूछा था। चलो बहुत वहाँ बढ़िया मुझसे बात गलती है, सुनिए ना। आपकी बहुत जिज्ञासा है, मुझे मालूम है आपने शादी में नहीं पर गई। टेंशन हो रही है ना मुझे क्योंकि मेरा सारा ठीक चल रहा था, और वहाँ आके मुझे प्रॉब्लम लग रही थी एक पॉइंट से आपने मेरा शादी सिलेक्ट। में किसको भेज दिया है बताओ? आप शादी में जाने वाली थी ना? अभी जाने वाले हैं। चलो ठीक है, नम्रता मैडम आप थोड़ा सेट कर लीजिए आपका सिस्टम। और हाँ, अब मैंने अगला नंबर किसको दिया था? मुझको सर आनंद शैलेंद्र सिंह महोदय जी मेरा था। एक मिनट यार, आनंद चतुर्वेदी जी बहुत बेताब हो रहे हैं, इनको हम थोड़ा सुन जी लेते हैं ना। आनंद जी आइए। मुझे 7th नंबर दिया है सर आपने, 6 चल रहा है। हाँ हाँ, इसके बाद आपको पूनम मैडम का। 6 नंबर मेरा था महोदय, 6 नंबर मेरा था महोदय। 6 कौन है, कहाँ है, किधर है? शैलेंद्र सिंह महोदय। हाँ सर, 6 शैलेंद्र सिंह सर हाँ का तो था। आनंद जी शैलेंद्र सिंह जी को आ जाने तो भैया, ये लड़ाई नहीं तो। किधर है शैलेंद्र सिंह जी? आइए, अपना माइक ऑन मैं करिए, कैमरा ऑन करो, फिर आओ। हाँ जी जी महोदय, गुड इवनिंग महोदय। गुड इवनिंग, बोलिए सर। महोदय मेरा 23 तारीख को था, तो 23 तारीख को मैं जब सुबह पहुंच गया वहाँ,
तो मेरे साथ पहली तो ये प्रॉब्लम हो गई कि मेरा फिंगर नहीं लगा वहाँ। तो जितने भी लोग थे तो सारे लोगों का हो गया। इसके बाद मेरी बायोमेट्रिक हुई वहाँ पे, तो उसी हिसाब से पता नहीं महोदय बायोमेट्रिक के हिसाब से वहाँ इंटरव्यू होता है या, तो मेरा नंबर आया शाम को 5:30 बजे के बाद में। नहीं, महोदय बायोमेट्रिक आपके अटेंडेंस के प्रमाण के लिए रखा जाता है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप तो ये बताओ कि ज़्यादा लंबा चौड़ा पूरा वर्णन ऐसे नहीं करना है, जो बेहतर शॉर्ट में नहीं महोदय, आपके जी इंटरव्यू जी की खास जी बातें जी क्या महोदय, थी, और कहीं कोई आपको उसमें कोई ऐसा निगेटिव चीज़ लगी है तो मुझे बताइए, और पॉजिटिव क्या रहा ये बताइए। पानी पिला दें। जी वही बता रहे हैं महोदय। तो वहाँ यही बताना चाह रहे थे महोदय कि जैसे सुबह गए थे तो 5:30 बजे के बाद नंबर लगा मेरा, तो अंतिम कैंडिडेट था मैं अपने उसका पैनल का। तो जैसे महोदय मैंने एंट्री करने के बाद जैसे उन्होंने, हमने कहा महोदय कि मैं परेशान, तो उन्होंने ठीक है आ जाइए, तो प्रणाम वगैरह किया सबको। तो उन्होंने कहा बैठिए, तो बैठे जैसे, तो जो संस्कृत वाले थे उन्होंने कहा, उनका पहला सवाल था कि आपको संस्कृत संभाषण आता है? तो मैंने कहा महोदय आता है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि संस्कृत संभाषण नहीं आता है, फिर कैसे काम चलेगा? तो मैंने कहा महोदय हम ऐसे माहौल में नहीं रहे, वातावरण में नहीं रहे जो या ना गुरुकुल और उसके पढ़े हुए, जो मतलब ऐसा माहौल मिलता है हमें, तो और संस्कृत भाषा बोलने से ही आती है। तो उन्होंने कहा महोदय कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे सैकड़ों बच्चे हैं जो ना गुरुकुल में पढ़े हुए हैं ना शास्त्री के करे हुए हैं, लेकिन फिर भी फर्राटेदार संस्कृत बोलते हैं। तो मैंने कहा महोदय बोलते हैं, लेकिन हम इतनी अच्छी तरह से बोल पाते हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ, एलकेवी में मेरा होता है तो मैं संस्कृत संभाषण इस पे कार्य जरूर करूंगा, वैसे भी करूंगा। तो उन्होंने कहा, तब तक वो साइको वाले थे, उन्होंने कहा अच्छा शैलेंद्र जी अपने नाम का अर्थ बताइए। तो मैंने अपने नाम का अर्थ बता दिया, शैलेंद्र, शैल धनेन्द्र करके। हमने कई शैलेंद्र पर्वतों का राजा था, हिमालय भी इसको बोलते हैं। अच्छा। इसके बाद उन्होंने कहा कि जी, इसके बाद उन्होंने अपना अच्छा अपना पहला इंट्रोडक्शन दीजिए। हमने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया पूरा। इंट्रोडक्शन देने के बाद वो संस्कृत वाले जो थे उनको फिर भाई को याद आया क्वेश्चन, मतलब संस्कृत संभाषण को लेके। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए एक भाषा शिक्षक में क्या जरूरी है? तो हमने कहा महोदय भाषा शिक्षक में एक तो भाषा के जो कौशल होते हैं वो कौशलों का होना जरूरी है, इसके अतिरिक्त और भी चीजें अनुकरण वाचन वगैरह सब बताया। तो उन्होंने कहा कि यार भाषा शिक्षक को भाषा का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? हमें जी महोदय। तो उन्होंने कहा अच्छा अनुवाद आते हैं? तो उन्होंने कहा आपको अनुवाद आते हैं? नहीं जी महोदय। तो उन्होंने 2 अनुवाद पूछे। पहला पूछा था इस कमरे में 5-6 लोग हैं, तो हमने उसका महोदय लगा दी, इसका बताया ईएम बताया उनका। इससे पहले उन्होंने पूछा कि टी संज्ञा जानते हो? तो हमने कहा जी हमने टी संज्ञा का अचोन्त्यादि सूत्र होता है, और जैसे मनस में ई की टी संज्ञा हो जाएगी। तो इतने पे मतलब वो एकदम पता नहीं करने के लिए क्या मतलब हो गए। उन्होंने कहा अच्छा आप सही बता रहे हैं, मनस में जो है ई की टी संज्ञा होगी। तो हमने कहा जी महोदय। कहीं आपने सही बताया, मतलब थोड़ा वैसे होके हावी होके। कौन सा? एक सेकंड, आप बोल रहे आपका नेटवर्क ठीक नहीं है लगता है वहां से। आप बताओ कौन सा? अरे भाई सुना करो पहले यार। संज्ञा शब्द क्या था जिसमें बोले थे कौन सी संज्ञा है, क्या है? आपका नेट, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, नेट गड़बड़ है थोड़ा है। चलिए कोई बात नहीं, एक सेकंड महोदय बाहर जा रहा। हाँ बाहर थोड़ी देर बाद वापस जाओ। सुनो, एक तो आपका जो आपने ईएम बोला वो ईएम सही था क्या? एक कमरे में 5-6 लोग हैं तो एकस्मिन कक्षे वर्ड है। आपका नेट बिल्कुल ठीक नहीं है, आवाज बिल्कुल गलत हो गया तो हमने क्षमता मांग लिया था। कोई बात नहीं। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट अभी आपसे फिर और समय मिलने पर बात करेंगे। अभी आप रुकिए थोड़ा सा शैलेंद्र जी, आपका एकदम क्लियर भी नहीं आ रहा है। आप ये बताइए, मैं इनके बाद ये 6 नंबर है, 7 नंबर किसका था? जी सर मेरा था पूनम सिंह। हाँ पूनम सिंह। उसके बाद हम नम्रता मैडम से बात करेंगे, ठीक है? जी नमो नमः महोदय। हाँ जी बोलिए। महोदय मेरे साथ ये हो गया कि मेरा 25 का पैनल बना था, मेरा 25वां नंबर था और मेरा नंबर आते आते बाकी 9 पैनल पे भी ताला लग चुका था। और मेरे से आगे वाले कैंडिडेट जब अंदर गई तो सेकंड पैनल वाले व्यक्ति पर्दा हटा के उनको सर को बोले कि आप पैकअप करो। वो देख के थोड़ा सा तो मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ कि अरे अभी तो मैं बची ही हूँ। तो
मैं सबसे लास्ट में गई हूँ करीब 6:45 के। कहाँ था आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू सर गुड़गांव में था। तो वो जो सर किसने संस्कृत कौन का आके था, वो कौन संस्कृत। आके बोला कि पैकअप करो? सर दूसरे पैनल के जो वो भी इंटरव्यू ही ले रहे थे, बाकी के 9 पैनल हो चुके थे, उठ चुके थे। मतलब तो उस पैकअप करो पैनल के मतलब फटाफट ले लो इनको, निपटाओ जल्दी से ना। हाँ फटाफट, मतलब उनका इशारा ये था, 2 बार गए कि मतलब ऐसे ऐसे किए कि बस करो बस करो। तो हाँ। मेरे सामने वाली लड़की का भी सिर्फ 9 मिनट चला करीब, और मुझे तो उन्होंने वो भी नहीं दिया सर, वो भी मैंने उनसे जबरदस्ती लिए 5-7 मिनट लिए। माने कि मैंने बोला नहीं सामने से कि हमें समय दीजिए, बट मैंने थोड़ा सा उनको घुमाया कि थोड़ा तो भाई हमें समय दीजिए। ये हो गया मेरे साथ। मैं हटी ही नहीं, क्योंकि सर मैं 4-5 साल से एक्चुअली पढ़ा रही हूँ केबी में, तो वो शायद एक्सपीरियंस का कुछ लाभ मिल गया मुझे। अच्छा ये कि मुझे बताइए कैसे- आपसे खास खास क्वेश्चन क्या पूछे, और कोई जी, ऐसा जी। प्रश्न था जहां आप अटके हो? जी यही तो दुख है, मुझसे उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं सर। मुझसे परिचय मैं इसीलिए परेशान हूँ कि मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। मैंने परिचय दिया, उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है मैडम, बस 2 लाइन में ही। पहले उन्होंने पूछा कि आप संस्कृत में परिचय दे सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल दे सकते हैं। और जब 2 लाइन बोला तो वो रुक गए कि अरे ठीक है मैडम। फिर मैंने, सर आप अजमेर से हैं शायद जानते होंगे, मैंने RIE से बीएड किया हुआ है। तो जब मैंने उनको बताया कि बीएड मैंने RIE से किया हुआ है, वहां पे उन्होंने रोका मुझे। अच्छा आपने RIE से किया हुआ है? मैंने कहा जी सर RIE से, वहां तो संस्कृत नहीं होता। मैंने कहा ना सर, वहां बस ह्यूमैनिटी और इंग्लिश ऐसे साइंस ऐसे करके होता है। वो बातें हुई। फिर मैंने उनको बताया कि मैं अभी वर्तमान में केबी में पढ़ा रही हूँ। तो उन्होंने अच्छा ठीक है आप पढ़ा रही, कैसे पढ़ाती? मैंने कहा कि संस्कृत रुचिकर और सरल तरीके से बताती हूँ। मैं चाह रही थी कि शायद वो मुझसे पूछे, मैं चाह रही थी वो मुझसे पूछे कि आप रुचिकर कैसे बनाते हो, बट उन्होंने मुझसे पूछा नहीं सर। वो बड़ी जल्दी में थे। मेरे समय भी वो महोदय एक बार आए, पर्दा हटा के मेरे समय में भी उन्होंने ऐसे किया कि आ जाओ आप लोग। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप संस्कृत रुचिकर बनाती? मैंने कहा जी सर। उन्होंने कहा कि आपने 1 साल पढ़ाया, यहाँ पढ़ाया, अच्छा यहाँ पढ़ाया, यहाँ पढ़ाया। तो फिर उन्होंने कहा कि कितने बच्चे आए आपसे पूछने कि मैडम हमें 9th में संस्कृत लेनी है? तो मैंने उनसे कहा सर ज्यादा बच्चे तो नहीं आए, 3 या 4 ही बच्चे आते हैं कि मैडम 9th में संस्कृत लेनी है। फिर उन्होंने कहा कि फिर कहाँ रुचिकर बनना? तो एडवांस मैंने बोला सर हमें मौके कहाँ मिलते हैं, हम तो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, 2 या 3 महीने मौके मिलते हैं, फिर हम अगले स्कूल में होते हैं। जितना मुझे मौका मिलता है हम अपना 100% देते हैं, और रुचिकर और आनंददायी और सरल तरीके से पढ़ाते हैं। ये बातें हुई। मतलब क्वेश्चन के नाम पे उन्होंने सिर्फ मुझसे NCF पूछा था। आप NCF जानती है? मैंने कहा हाँ सर, 1992 में आया था, यशपाल समिति है और यशपाल इसके अध्यक्ष थे, नेशनल करिकुलम फ्रेम है, सारी चीजें मैंने बता दी। और फिर उन्होंने मुझसे ना वो FLN पूछना चाह रहे थे, बट पूछ NCF रहे थे। मैडम अभी कोई NCF आया है तो मैं समझ ना पाऊं। फिर उन्होंने बताया कि 3 से 6 साल का है। तो मैंने कहा सर हाँ आया है, वो FLN है। तो ये बात हुई। फिर बस उन्होंने मुझे डेमो के लिए भेज दिया। नहीं, 6 और 8 की किताब रखी थी सर, मैंने तैयार किया था 7 की किताब से। उन्होंने कहा कि मैडम ये किताब रखी है, आपको पढ़ाना है। मुझे 6 का एक चैप्टर याद था। मैंने कनखियों से देखा कि अच्छा 7 की तो है नहीं, तो मैंने धीरे से 6 की निकाली। मैंने 6 की निकाली, बट मैंने उन्हें ये रियलाइज नहीं होने दिया कि मैंने 8 को अवॉइड करके 6 को निकाला है, जबकि मैंने 8 को अवॉइड करके 6 को निकाला था। बट मैंने उनकी तरफ देखते देखते ही धीरे से 6 की निकाली है। उन्होंने कहा मैडम कुछ भी पढ़ाइए। मैंने कहा सर अभी ये हाथ में आ गई है, मैं इसी से पढ़ा देती हूँ। मुझे उसका 8वां चैप्टर पढ़ाना था सर। मैंने यूं खुला तो चौथा चैप्टर, बट पढ़ाना मुझे 8वां था। अब उनको क्या पता कि चौथा खुला है कि 8वां खुला है। मैंने किताब बंद करी और 8वां चैप्टर सूक्तिस्थ बकाका उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि, ये श्लोक मैंने पढ़ा दिया, किताब बंद करके रख दिया। उनको लगा होगा कि 8वां ही खुला है शायद, जबकि नहीं खुला था 8वां। डेट उन्होंने मुझे लिखने नहीं दिया। तो आप तो मैडम शेर पे सवा शेर निकली। पाठ का नाम उन्होंने मुझे लिखने नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप मैडम एक श्लोक का अर्थ बता दो। मैंने श्लोक वाचन किया। आप जानते हैं अनुष्टुप छंद में वाचन भी बहुत लय और राग के साथ नहीं हो सकता मैडम है। ऐसा है, सुनो आप मेरी बात सुनो, मैं आपका पूरा इंटरव्यू समझ गया। एक इसमें बड़ी पते की बात क्या है, वो ये है कि उन्होंने जब आपसे बोला, आप ध्यान रखना हमेशा, आप कौन से केवी में पढ़ाते हो? सर यहाँ हम कानपुर में FS चकेरी 3 में है इस समय। चकेरी नंबर 3 में।
तो एक बड़ी पते की बात जो उन्होंने आपसे पूछी कि कितने बच्चे क्लास 9 में लेते हैं, अगर आप उनको ये बोलते हैं कि सर 8-10 बच्चे जो है सर 50। झूठ नहीं बोल सकती थी मैं। पर अब आपका झूठ आप पे भारी पड़ जब आप इतनी चतुर थी कि आपने चौथा निकाल के और 8वां पढ़ा दिया, तो वो भी तो एक नहीं सर, पता है, क्योंकि पता है, सबको पता है कि यहाँ संस्कृत 9th में है कितने, मान लीजिए मैं 8-10 बोल देती, क्योंकि यहाँ 9 केबी है कानपुर में और सिर्फ 1 केबी में 2 बच्चे संस्कृत लिए हुए हैं सर। बाकी 8th के बाद संस्कृत किसी ने ली ही नहीं है कानपुर में। उसका तो रीजन है, देखो उन्होंने ये प्रश्न क्यों पूछा, आप ध्यान रखना, जितने भी संस्कृत वाले वो भी सुने। बहुत मुझे भी बेहद दुख होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब कोई बच्चा 8वीं के बाद संस्कृत नहीं लेना चाहता। और संस्कृत हमारे बच्चों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि 9-10 तक सबको संस्कृत पढ़ना चाहिए। और संस्कृत भाषा पढ़ने वाला जो ईमानदारी से जो पढ़ता है, जो रुचि से पढ़ता है, उसका व्यक्तित्व अलग ही निखरता है अगर एक्चुअल में पढ़ाया जाता है तो। लेकिन हमारे यहाँ जो संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षक हैं ना, वो भी अपना टाइम पास करते हैं या खाना पूर्ति करते हैं। और गवर्नमेंट की 1-1 लाख रुपए तक सैलरी ले रहे हैं, बहुत सीनियर मोस्ट लोग लेके। लेकिन एक बार मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल के इंटरव्यू में यही बात बोल दी थी, तो उन लोगों को इतना खला था, मैंने यही कह दिया था कि सर टीचर्स भी नहीं चाहते कि मैं 9th में क्यों बवाल पालूं, अगर 9th में बच्चे नहीं ले रहे तो हम फ्री है। इस बात से वो हमसे खफा हो गए थे, बट हमने ये बात बोली थी कि टीचर्स भी चाहते हैं कि ठीक है नहीं लेगा तो हम बचे रहेंगे। ये सत्य है सर। अरे मैंने प्रयोग किया है ना, मैंने तो देखो आपको मैं बताऊं, मैं केंद्रीय विद्यालय बरगढ़ में रहा हूं, संबलपुर के पास जो है उड़ीसा में। वहाँ पे 20 से 40 बच्चे संस्कृत का सेक्शन ही मैंने एक बना दिया था, बनाना पड़ा मुझे, मैंने मोटिवेट किया बच्चों को, मैं हमने छात्रवृत्ति दिलाई। अब 15-15, 20-20 बच्चों को मैंने 2,500 हजार रुपये राष्ट्रीय संस्कृत। और सुनिए एक और, राजगढ़ में जब मैं था तो वहाँ कोई संस्कृत का बच्चा नहीं था। एक टाइम ऐसा आया कि वहाँ 40 बच्चे संस्कृत के थे, हिंदी से ज़्यादा संस्कृत में थे। जी मैंने खैर इस बात पे राजी कर लिया। मैंने उनको यही बताया कि सर मुझे मौके, अगर मैं एज ए परमानेंट होती तो यही 3 बच्चे 15-16 बच्चे होते, क्योंकि हमें 2-3 महीने से ज्यादा का समय एक विद्यालय में नहीं मिल पाता। दैट्स वाई कि 2 या 3 बच्चे ही आते हैं। अगर हम वहाँ साल 1.5 साल होते तो वो संख्या बढ़ सकती है सर। तो आपकी, ये मैंने उनको बोला। सुनो ना, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी वाक्पटुता, आपकी चतुराई, ये सब अगर काम कर गई तो आप 100% के भी इसमें। लेकिन सर मुझे एक माइनस, सबसे माइनस यही लग रहा, बाकी तो हाँ, वो मेरा ब्लैक बोर्ड वर्क भी नहीं देखना चाह रहे थे, वो मुझे भगाना चाह रहे थे, जैसे कह सकते हैं ना कि भगाना चाह रहे थे, टरकाना कि मैडम जाओ हमें घर जाना है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैडम आप अर्थ बता दो, पर मैंने कहा कि देखिए अब हम यहाँ तक आए हैं तो ब्लैक बोर्ड पे कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे। तो मैंने श्लोक गायन के बाद अर्थ बताया नहीं, पहले श्लोक मैंने लिखा बोर्ड पे, लिखने के बाद मैंने अच्छे से एक एक चीज का फिर अर्थ बताया। मैंने कहा ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी तो देख ही लीजिए मेरी। फिर मैंने होमवर्क भी दिया इरेज करते, उन्होंने कहा इरेज कर दीजिए। फिर मैंने अप डाउन इरेज करते करते मैंने कहा कि देखो भाई, अगर अर्थ में कुछ नहीं समझ में आता कल दोबारा पूछना, बट श्लोक सबको लर्न करके आना है, श्लोक कल सब लर्न करके आएंगे। ऐसे करके मैंने इंड किया। फिर आते आते सर उन्होंने मुझसे ये पूछा, क्या मैडम आपने नेट भी किया है? तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने नेट नहीं किया हुआ। बस मुझे माइनस ये लगता है कि क्या ऐसा होता है सर कि जिसको समय नहीं देते या जो लास्ट एकदम कैंडिडेट है उसके नंबर क्या एवरेज कर देते हैं क्या ये लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अगर आपकी क्वालिटी उन्होंने देखी होगी बाद में, जैसा आप बता रहे हो ना, तो निश्चित रूप से वो एवरेज नहीं करेंगे, वो मार्क्स ठीक ठाक देंगे आपको, है ना। बस ये मेरा रहा सर। संस्कृत का तो उन्होंने मुझसे सा भी नहीं पूछा संस्कृत का तो सा भी नहीं पूछा, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं संस्कृत का इंटरव्यू देने आई हूँ। अब ये है। हाँ, सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल ये ऐसा हो जाता है। लास्ट कैंडिडेट के साथ में जरूर इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है। लेकिन ये है सर कि मैंने ये समय उनसे लिया। मैं यही सोच रही थी कि अगर मेरी जगह कोई फ्रेशर कैंडिडेट होता तो उसकी तो हालत खराब हो जाती। वो तो कहाँ इतने दिन का आपने उनसे लिया नहीं है, आपने उनसे छीन लिया ठीक है ना, यही बात लग रही है मैंने कहा 5-10 मिनट तो मैं पहले से ही मैंने तय कर लिया था कि अरे आपके 10 मिनट तो यहीं पे हो गए, आपने कर चलो ठीक है, बहुत बढ़िया मैडम।
पूनम सिंह मैडम, वास्तव में आप कहाँ के रहने वाले हैं बताइए? जी, हम कानपुर के ही रहने वाले हैं। वैसे हम लालगंज रायबरेली के सोनिया गांधी के क्षेत्र के हैं, बट इस समय मैं कानपुर में रह रही हूँ। हाँ, नहीं, सोनिया गांधी का क्षेत्र अभी भी है रायबरेली, है ना? जी और जी जी सही बात है, हाँ, क्योंकि वो अमेठी तो अभी किसी और का हो गया है। जी 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 अच्छा, आप ये जी। लेकिन आपका कहाँ रायबरेली में मायका है कि ससुराल है? ससुराल है। मायका मेरा सर वहाँ इलाहाबाद से मैं पढ़ी हूँ, प्रतापगढ़ में है। हम्म। अच्छा, तो प्रॉपर आप रायबरेली में रहते हो, है ना? जी जी। हाँ, और अभी 8 साल से मैं कानपुर में रह रही हूँ। वहाँ क्यों रह रहे हो कानपुर में? हाँ, पढ़ा सर तो मैं। हस्बैंड हस्बैंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है, कानपुर में, अच्छा, पैरासूट में। हाँ, ये तो तो बहुत इस वजह से मैं फिर 4-5 साल से, यहाँ के भी बहुत हैं तो मैं पढ़ाती रहती हूँ एडहॉक पे। तो इंटरव्यू देना होता रहता है सर, 2-3 केबीएस में साल भर में हो ही जाता है। तो वही अ, एक्सपीरियंस है कि मैंने थोड़ा समय कानपुर ले में जो लिया उनसे। केवी अमरापुर है ना, वहाँ पे हाँ, अरमापुर में 2 केवी हैं सर, हाँ, फर्स्ट अरमापुर सेकेंड। वहाँ हमें हमारे एक मित्र प्रिंसिपल है, अंसारी जी, है ना? अंसारी सर हैं वहाँ पे। और भी बहुत जी सारे लोग वहाँ जान पहचान के कानपुर के अन्य स्कूलों में भी है। और वहाँ जी के जी जी कानपुर के 2-3 टीचर भी मेरे साथ में रहे हैं, काम किया है उन्होंने, है ना? जी जी तो कानपुर मेरा आना जाना साल में एक आध बार हो जाता है। आज ज़रूर आपसे मिलेंगे, आएंगे तो, जी है जी जी। ओके सर, थैंक ना? वो मैंने उम्मीद तो छोड़ रखी है, क्योंकि लास्ट में मैं गई हूँ, उन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं, तो मैं उम्मीद तो खैर मैंने पहले ही छोड़ दिया था कि अरे ठीक है, जो भी है। हाँ, नहीं है, इसीलिए मैंने गिव अप नहीं किया कि अब गिव अप तो नहीं करूंगी, मैंने देख लिया नहीं कि ले, एक ये एक चल रहा मैडम, है। उम्मीद उम्मीद छोड़, भले ही छोड़ दो, लेकिन आपका हो सकता है सिलेक्शन हो जाए और नंबर 1 हो या ना हो। इस मुझे इतना तो पता चला कि आपके आपके जैसा व्यक्ति जो है कभी दुखी नहीं रह सकता, हर स्थिति में खुश रहेगा, है ना? है ना? और श्रीमान जी ऑलरेडी आर्डिनेंट फैक्ट्री में है ही। आप लाइफ को जी जी बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं और ऐसे करते रहिए। आपके साथ जो है बीच बीच में बात करके कभी हम भी दुखी हो जाएंगे तो आपसे बात करेंगे। मतलब जी जी आपने जो है विपरीत परिस्थिति को अपने हिसाब से चेंज करने का गुण आप में है काफ़ी, है ना? जी मतलब जी मतलब जी सर, वो मैं आपका दबदबा आपके परिवार में 100% होगा, इतना पक्का। चलो ठीक है मैडम। जी सर, क्योंकि सर मेरे नंबर भी बहुत ज्यादा नहीं है, मेरा 138 कट ऑफ है, मेरे 139 नंबर है, तो मेरा इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए था। अब हाँ, वही हाँ। है कि अब सब कुछ मेरा इंटरव्यू पे ही था, इसीलिए अब राम जाने। नहीं नहीं, आपने अच्छा कर लिया, उसको अच्छा ही समझिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। काफ़ी समय जी हो जी गया। और अभी जी, नम्रता थैंक यू सरोदे सर। मैडम जो हम, हाँ, नमस्कार मैडम। और फिर मिलेंगे, बात करेंगे और भी। और कभी समय मिला तो कानपुर का एक चक्कर लगाएंगे। जी जी, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू नमस्कार सर। मैम। तो नम्रता सरोदे मैडम हमारे बहुत पुरानी कैंडिडेट है। और ये हमारा जो ये जो कार्यक्रम है चैनल का, इसको आगे बढ़ाने में, इसका सबसे पहले इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करने में इनका बहुत योगदान रहा है शुरू से ही। सर नमो नमः सर, नमो नमः सर, सर और मैं जा रही हूँ। थैंक यू सर। हाँ नमो नमः हाँ, सर। नमो नमो। आप थैंक यू शादी में सर। होके आइए, फिर बात करते हैं मैडम, ठीक है? जी सर, जी सर। ओके ओके। धन्यवाद सर। हमारी तरफ से भी धन्यवाद सर। शादी वाले भैया को बधाई देना, भैया बहन जो भी जी है, जी सर, जी। बोलना कि हमारे धन्यवाद गुरुजी सर, ने बधाई धन्यवाद। दी है ना? बिल्कुल धन्यवाद सर। बिल्कुल। नमस्कार मैडम, नमस्कार, है ना? इसके बाद हम और बाकी लोगों से बात करेंगे। आनंद चतुर्वेदी जी को लेंगे नम्रता मैडम के बाद, और भी लोग हैं। और टाइम भी हो रहा है। चलिए। तो नम्रता नम्रता मैडम, आपका कई दिनों से इंतज़ार था कि आप, हमें लग रहा था कि गायब हो गए हैं या भूल गए होंगे साउथ में। नहीं सर, गायब नहीं हुई थी एक्चुअली। वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैं मेरी बच्ची को टाइम नहीं दे पाई, तो फिर इंटरव्यू के बाद फिर मैं उसी में बिजी थी। बहुत बढ़िया। इसलिए मैं फिर बच्चा ज्वाइन बच्चा नहीं कौन कर सी पाई। क्लास में है आपका? नहीं सर, वो 3 साल की है बच्ची, अच्छा, छोटी हाँ, है। मैं समझा पढ़ाने लिखाने में टाइम नहीं दे भाई। तो अभी नहीं आपने नहीं नहीं। खूब लाड़ लड़ा लिए होंगे बच्चे को, सारी अच्छा, आप ये बताइए, हाँ बच्चा जो आपका 3 साल का है, तो कोई टॉफ़ी वॉफ़ी की भी जिद करता है क्या? हाँ, कभी कभी करती है ना। बच्ची है सर, बच्ची लड़की है है। मेरा, 3 साल का हम्म। बच्चा है मेरा भी। इतना बदमाश है कि मॉर्निंग में ही उसको एक किंडर जॉय चाहिए। अरे बाप रे, हाँ, इतनी जिद्दी नहीं है वो। कभी कभी और किसी और का अगर देखती है तो फिर वो मांगती है, खुद से कभी नहीं मांगती नहीं कुछ नहीं, भी। उसको तो किंडर जॉय, टॉफ़ी, चॉकलेट, उसका जो मन में आ जाए दिन में,
वो उसके फिर पीछे हाँ पड़ जाता है। और हम लोग भी उसको उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं फिर कि चलो किंडर जॉय भगवान के पास मिलेगी, तो भगवान के पास जाके वो प्रार्थना करता है, भगवान मुझे बुद्धि दो, विद्या दो, फिर बोलता है किंडर जॉय दो। किंडर जॉय। और वो अच्छा। किंडर जॉय का जो खिलौना आता है ना, केवल उस हाँ खिलौने से खेलता है, और वो टॉफ़ी तो वो खाता नहीं है, और टॉफ़ी मुझे गिफ्ट में दे देता है, तो मैं उसकी टॉफ़ी रोज़ रख लेता हूँ, मैं भी उसको खाता नहीं हूँ। खिलौना से वो खेल के इधर उधर रख देता है, तो ऐसे 2-4 किंडर जॉय दिलाई, वो उस खिलौने को हम वापस से पैक करके उसके साथ जोड़ के भगवान के पास रख देते हैं। अच्छा आइडिया है तो अभी सर। आइडिया जो ये अभी मैडम गई ना संस्कृत वाली, इस तरह का आइडिया है वो, तो हम रोज उसको हाँ सही बोले। तो बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए आप बताइए अपना, बढ़िया से शॉर्ट एंड स्वीट में बताइए अपना अनुभव कैसे। मेरा तो मतलब ये पूनम मैडम जैसा ही मेरा भी, हमारे यहाँ पे भी 9 पैनल्स थे। हर एक पैनल में 24 थे, तो मेरा भी थर्ड लास्ट था एक्चुअली। और मुझे शेड्यूल तो दिया था 3:30 का, तो मैं तो जल्दी गई थी, कुछ 3 बजे गई थी शायद वहां पे। तो मैं गई तो 2 मिनट ही बैठी, तो 2 मिनट में उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया, मतलब मुझे तो नर्वस होने का टाइम भी नहीं मिला। हाँ हाँ हाँ। बहुत ही जल्दी हुआ, मतलब हाँ वो अंदर जाने के बाद फिर उन्होंने बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ। तो फिर मैं मतलब मैंने जस्ट स्टार्ट किया मेरा इंट्रोडक्शन, कि मेरा बस मैंने नाम बताया। फिर एक सर ने मुझे इंटरप्ट करके बोला कि अच्छा ठीक है, आप बाद में इंट्रोडक्शन देना, कि पहले ये पेपर पे साइन कर देना। वो अटेंडेंस शीट थी, तो मैंने वो साइन कर दी। तो बाय द टाइम जो दूसरे सर थे उन्होंने मेरा बायोडेटा देख लिया, तो उसमें था कि आई बिलोंग टू आंध्र प्रदेश। तो उन्होंने फिर मुझे 2 वर्ड्स बोले तेलुगु में, इवंडी तिस्कोंडी, उसका मतलब पूछ रहा। तो मैंने बोल दिया उनको, तो ये तिस्कोंडी का मतलब मैंने ले लो बोला, तो बोले कि नहीं लीजिए रहता है। अब मैंने बोला हाँ लीजिए रहता है, ले लो नहीं रहता, ले लो मतलब तिस्को रहता है। ऐसा कुछ 2-3 सेंटेंस बोले। फिर उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं। फिर वो बोले कि अच्छा कि आपने एमटेक तो नहीं, बी कहाँ से किया है, पुणे यूनिवर्सिटी से। मैंने बोला हाँ सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से किया है। फिर बोले रहे थे कि एमटेक तो आपने 2015 में किया है, फिर 8 साल से क्या कर रही थी आप। तो मैंने बोला मैंने सर पढ़ाया है 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन फिर शादी के बाद फिर डिलीवरी हुई, तो मेरी बच्ची का आई हैड टू टेक केयर ऑफ माई बेबी, सो आई कुड नॉट वर्क। नाउ माई बेबी इज 3 years old, सो आई एम रेडी टू ज्वाइन, ऐसा मैंने बोल दिया। मतलब एक्चुअली वही रीजन था, तो मैंने वही बोल दिया। हाँ, तो वो बोले कि अच्छा बढ़िया, मतलब अच्छी बात है कि आपने जॉब किया है। तो वो बोले कि अच्छा कि आपको 6th क्लास में पढ़ाना है, 6th क्लास के बच्चों को, तो क्या पढ़ाओगे। और लकीली मैंने जो टॉपिक प्रिपेयर किया था डेमो के लिए, वो 6th क्लास का ही किया था। तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं पढ़ाऊंगी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, तो ठीक है पढ़ाई बोल रहे। तो मैंने, मेरे साथ तो टीएलएम भी था, लेकर गई थी मैं। बोर्ड पे जाकर के, बोर्ड तो मैंने पहले क्लीन कर दिया, किसी ने मेरे पहले डेमो दिया होगा तो वो क्लीन नहीं था बोर्ड, तो क्लीन कर दिया, डेट डाल दी, सब्जेक्ट डाल दिया, और फिर मैंने शुरू कर दिया। आई थिंक द डेमो लास्ट फॉर 4 minutes आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हाँ बहुत ही लेकिन वो उन्होंने डेमो मेरा, यस सर, 4 मिनट बहुत होता है, चलेगा। मेरा डेमो वो अच्छे से सुन रहे थे एक्चुअली। मतलब मैंने उनको उनसे पहले पूछा कि क्या कैन आई कंसिडर यू एज माय स्टूडेंट्स, तो वो बोले कि हाँ आप कर सकते हो। तो मैंने उनसे थोड़ा सा बात करने का भी कोशिश किया, और फिर जो टीएलएम है वो भी मैंने दिखाया थोड़ा सा, वो देखे, लेकिन मेरा डेमो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ एक्चुअली। उन्होंने फिर बोला कि आ जाओ करके, तो मैं फिर ब्लैक बोर्ड कंप्लीट कर रही थी, तो मैंने बोल दिया एक सेंटेंस, मतलब मुझे पता नहीं कि मैंने बोलना चाहिए था कि नहीं, कि इस मैंने बोल दिया कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग होमवर्क भी दूंगी, ऐसा मैंने बोल दिया। और फिर आकर बैठ गई, तो फिर बैठने के बाद वो फिर बोले कि ये तो शिफ्टिंग की जॉब है, तो फिर कैसा, तो कैसे करेंगे आप, शिफ्टिंग की जॉब है तो मैंने बोला हाँ मैं जाऊंगी, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मेरे हस्बैंड एसबीआई में जॉब करते हैं, तो मैं जहाँ भी जाऊंगी उनको वहीं पे ट्रांसफर मिल जाएगी। तो उनमें से एक सर बोले अच्छा तो फिर आपने डिसाइड कर लिया है, आपने तो फिक्स ही कर लिया है। तो मैं हंस रही थी बस, मैंने बोला हाँ कर लिया। तो दूसरे एक सर बोले कि अच्छा स्पाउस रिक्वेस्ट पे करेंगे क्या। तो मैंने बोला हाँ। तो मैंने वो पूछे, एक सर पूछे कि डिड यू आस्क योर हस्बैंड, तो मैंने बोला हाँ वो बहुत सपोर्टिव है, और मैं जहाँ भी जाऊंगी वो उनको वहां पे ट्रांसफर मिल ही जाएगा, वो सब उसका कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
बस इतना ही हुआ मुझे। उन्होंने टेक्निकल एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, नॉन टेक्निकल भी नहीं पूछा। मैंने तो बहुत तैयारी कर ली थी, लेकिन मैंने 2-3 दिन पहले अपने ही ग्रुप का एक मयंक है, उनसे बात की। उसका भी सेम पैनल था, सेम डे सेम पैनल, मेरा ही पैनल का। उसका मेरे 2 नंबर पहले हुआ था, तो वो भी बोला कि उसका डेमो पे ज्यादा फोकस था। और बाकी के कैंडिडेट से उसने बात किया, तो बोल रहा था कि हमारा जो पैनल था वो बस डेमो ज्यादा देख रहा था। ऐसा वो बोला अभी 2 दिन पहले मैंने कॉल पे बात किया तो बस मेरा डेमो ही हुआ, बाकी कुछ भी नहीं, क्वेश्चंस आंसर कुछ भी नहीं, डेमो ही हुआ। और पूरा इंटरव्यू में भी 7 मिनट्स चला होगा, लेकिन मेरा तो सेकंड लास्ट था, शायद सेकंड लास्ट था मेरा आपका ये इंटरव्यू। बताइए, आपके रिटर्न में कितने मार्क्स थे? मेरा रिटर्न में 131 है और कट ऑफ 129 है। 2-3 नंबर ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है ना? 2 नंबर ही ज्यादा है, तो इसलिए मैंने इंटरव्यू की बहुत तैयारी की थी, बहुत ज्यादा। नहीं टेक्निकल नहीं, मतलब यहाँ मैंने जैसे बायो। देखो आपका इंटरव्यू, जहाँ जैसे हमने यहाँ पे मॉक इंटरव्यू लिया और कई बार आप जुड़ी, तो बहुत बेहतरीन तैयारी हो गई थी। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोगों से वहाँ इस तरह से लास्ट में जाने वालों को वो लोग ज़्यादा टाइम ना दे करके फटाफट ओवर कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, कैंडिडेट का मार्किंग में कहीं नुकसान ना हो जाए, ये डाउट रहता है। लेकिन वही। लेकिन अगर उन्होंने जैसे, मैं जैसे बता रहा हूँ आपको कि आपकी इंग्लिश उन्होंने देखी होगी, सबकी इंग्लिश, हर डब्ल्यू की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती। तो जो परफॉर्मेंस आपका होगा बोलने का डेमो, उससे काफ़ी कुछ अंदाज उन्होंने लगा लिया हो। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि कोई और निगेटिव ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं है। आपके इंटरव्यू में कहीं कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जो निगेटिव हो। तो कई बार होता है कि बहुत जल्दी 7 मिनट 8 मिनट भी काफ़ी होते हैं अगर किसी को जानना है तो। और फिर बीटेक एमटेक है तो वो मानते हैं कि भाई इन्होंने डेफिनेटली अच्छा ही किया है ना? तो चलो ठीक मैंने है। बायलिंगुअल रखा था मेरा, हम्म हिंदी भी बोल रही थी और इंग्लिश भी, दोनों भी बोल रही थी। चलो, अच्छा, मुझे तो ऐसा ठीक लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है मुझे। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ मान लो मार्किंग में होगी तो वही लास्ट वाला, जो लास्ट में 2-3 लोग जो रहते हैं ना, उसकी वजह से ना हो जाए। बाकी बाकी आपका सिलेक्शन 100% होना चाहिए एज ए कैंडिडेट। और जैसे आपने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए होंगे तो 7 मिनट कौन। बहुत होते हैं। यस। क्योंकि कई हाँ। लोगों का 15 मिनट भी जाए इंटरव्यू, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं रहता, फ्लुएंसी नहीं रहती, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इन सब चीज़ों से उनकी मार्किंग 15 मिनट होने पे भी अच्छी नहीं होती, और 7-8 मिनट होने पे भी उनकी मार्किंग अच्छी होती है। जो जिनका कॉन्फिडेंस और जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे आपके जाने आने के, ये सब इस बात की तरफ इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन के मूड में या अच्छे मार्क्स देने के मूड में होंगे, तभी उन्होंने ये होप सब सो। चीज़ें पूछा है ना? ऐसे ही होना चाहिए। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है कि, थैंक यू है ना? सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच। मतलब ऐसा नहीं, मतलब मुझे तो ये 2 दिन पहले पता चला कि ऐसा नहीं कि वो लास्ट वाले कैंडिडेट्स का जल्दी जल्दी रह रहे थे, वो सुबह से ही जल्दी जल्दी ले रहे थे। हाँ, वो ऐसा भी हो सकता है कि हाँ। वो पैनल के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो अपना काम फटाफट निपटा रहे हो और उसी में जज कर ले रहे हो सारी चीज़ें। मतलब वो जो पैनल था ना, मतलब हमारा जो था, मेरा इंटरव्यू 3:30 बजे का दिया था मुझे स्लॉट, मतलब 7-8 लोगों को 3:30 बजे बुलाया था, लेकिन मेरा इंटरव्यू तो 3:10 को कंप्लीट हो गया था। मतलब अच्छा। टाइम से बहुत ज्यादा पहले कंप्लीट हुआ था मेरा कोई बात नहीं, इंटरव्यू। कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन आप ऐसा चिंता था। मत करो, आपको कोई टेंशन की रखने की ज़रूरत नहीं है, देखते हैं क्या होता हाँ, है ना? देखते सर, मतलब मैंने तो मेरा 100% दिया था। अरे अभी आपका देखते आपका हैं। नाम प्रोबेबली, आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आएगा, देख लेना, देखते हैं ना। ओके, पक्का थैंक यू। सर, आएगा तो सबसे पहले आपको गुड न्यूज। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच आपका मैडम। आपको बहुत मुझे हेल्प मिली सर। आप मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए भी बहुत हेल्प मिली आप। और पूरा इंटरव्यू में पूरा फुल कॉन्फिडेंट थी सर। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो इंटरव्यू है। आई वाज थिंकिंग लाइक इट इज जस्ट जनरल डिस्कशन। हाँ हाँ, सही है। मैं तो देखो कि जितना समय मुझे, अब इधर 2-3 महीने से, मैं मार्च से जुड़ा हूँ, मार्च अप्रैल मई, लगभग 2.5 यस महीने हो सर। गए हैं ना। तो अच्छी बात है, आप भी बिजी है, बच्चे को इसमें ज़रूरी है। तो ठीक है, बच्चे को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं बेटा। आपकी मम्मी आपको हेलो। केवी ज़रूर दिखाएगी एज ए टीचर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच।
है ना। अब जैसे कि 2.5-3 महीनों में जो मैंने एक्सपीरियंस किया आप लोगों के साथ में, तो मुझे लग रहा है कि अच्छे शिक्षकों के निर्माण में मुझे अब अपना प्रिंसिपलशिप से जितना भी समय मिले मुझे अच्छे टीचर्स बिल्ड करने में लगाना चाहिए, ताकि उससे कम से कम एक सोसाइटी भी अच्छी मिलेगी और सोसाइटी भी में भी क्वालिटी आएगी, अच्छे शिक्षक रहेंगे तो अच्छे बच्चे होंगे। तो चलो अच्छा है, चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, है ना। ओके, नमस्कार मैडम। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते। ओके हाँ, आनंद जी, आनंद चतुर्वेदी जी, आप अपना बताना। आपका आप फिर स्क्रीन गड़बड़ हो गई है, बताइए आनंद जी। आनंद चतुर्वेदी जी, अपना शॉर्ट स्वीट में बताओ और बढ़िया से बताइए कि आपकी खास बातें क्या थी। अब टाइम नहीं, क्योंकि 8-10 लोग हमारे बीच में बचे हैं, 1-1 2-2 मिनट सबको सुनना है, फिर पूनम सिंह मैडम को जी सुनेंगे सर, इसके खास बाद बात में। ये हाँ हाँ, हाँ बोल। सर, खास बात ये रही कि हमसे कोई भी क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा गया कि जो सिलेबस से रहा हो। तो हमसे पूछा गया कि आपके आधुनिक कवि कौन से हैं अच्छे लगते हैं, तो हमने बताया जयशंकर प्रसाद। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कोई पंक्ति सुनाइए, तो मैं सुनाया कि पुरुषोत्तम में भूल गए तुमको सत्ता है नारी की, समझता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। तो उन्होंने कहा कि समरसता का शब्द का मतलब क्या होता है। हम कहे आपसी प्रेम सहयोग यही समरसता है। तो कह रहे हैं कि समरसता को चलिए ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा के समझाइए हमको। तो सर मैं जैसे ही समरसता लिखता हूँ एक शब्द मुझसे गलती हो जाती है, तो उन्होंने इशारा किया क्या आपने सही लिखा। हमने कहा सही सही, ये मुझसे मिस हो गया है, मैं फिर से लिख देता हूँ। तो समरसता मैंने लिख दिया और उसके बाद मैं स्तंभ घनता कर दिया था कि ये आप स्तंभ उत्तर लगा है, स्तंभ उत्तर लगा है। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूरा उसी पे कैसे इसमें समरसता जयशंकर प्रसाद जी लाएंगे, पुरुषोत्तम क्या है, इसका मतलब क्या है, पूरा वो दार्शनिक रूप से होती चीजें उस तरह से पूछने लगे उनके बारे में, या क्या इसका मतलब है। ये सारी चीजें मतलब वो बात कर रहे थे हमसे, हमारा व्यू भी ले रहे थे, अपना व्यू भी दे रहे थे। ऐसे ही मेरा हुआ। और कोई खास क्वेश्चन न व्याकरण से न अपने सिलेबस उससे कोई क्वेश्चन नहीं। जी सर। चलो ठीक है, लेकिन मतलब कितने मिनट चला आपका? 7-8 मिनट चला? नहीं नहीं, हमारा सर चला लगभग आधे घंटे तक। इसमें से पहले तो उन्होंने पूछा कि आपको कौन से कवि अच्छे लगते हैं, तो हमने कहा कबीर और तुलसी दोनों। तो कह रहे कबीर और तुलसी में क्या समानता है। तो हमने कहा दोनों अहिंसावाद की पुजारी है, मतलब अहिंसा को मानते हैं। उन्होंने कहा तो फिर क्यों राम की आंसू बाली को मरवाया उन्होंने, तुलसीदास ने। तो हमने कहा सर ये तो क्षमा करें, हमको पता नहीं है, लेकिन ये है कि दोनों अहिंसा की पुजारी हैं। कहीं कोई और अरे यार, बताइए। तुलसीदास जी सुनो, आप तुलसीदास जी ने राम के हाथों बाली को नहीं मरवाया, वो तो पहले ही वाल्मीकि मरवा चुके थे। उन्होंने तो केवल उस कहानी को एज इट इज लिखा है, उन्होंने कुछ भी जोड़ा घटाया नहीं है। हाँ, तो उन्होंने ये बात हमसे कही। फिर मैंने निर्गुण और सगुण भक्ति काव्य में जो अंतर है थोड़ा वो बताने लगा। तो कह रहे हैं तो आप अंतर बता रहे हैं, आप ही बताइए कि दोनों में समानता क्या है, दोनों में समानता बताइए तुलसी और कबीर में। तो हमने कहा फिर सर क्षमा करिए, हमको पता नहीं है ये। फिर उसके बाद फिर आधुनिक कवियों के बारे में बात चली। तो ये जो जयशंकर प्रसाद वाला किस्सा बताया फिर इससे बात चलने लगी सर। और उसके बाद हमने कहा गोरखपुर से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी आते हैं, ये भी कवि अच्छे लगते हैं। तो कह रहे हैं कि आप इनके बारे में क्या जानते हैं, इन्होंने कोई पद ग्रहण किया है। तो हमने कहा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं ये। इसके बाद फिर समरसता पे बात आई, तो उन्होंने इस पे लगभग 10-15 मिनट तक इन्होंने हमसे बात किया, डिस्कशन किया इस तरह से, अपने व्यू ही रखे, हमारे व्यू ही जाने। और उसके बाद कठिन शब्दों को लिखवाया इन्होंने, गंधर्व, आश्वासन और धनंजय, प्रद्युम्न, ये सारे सब लिखवाए। उसके बाद मैं ठीक है जाइए आप। बढ़िया रहा आपका। रिटर्न टेस्ट कितना था, मार्क्स कितने थे आपके? 139। और कट ऑफ क्या था? 136। तो इंटरव्यू तो इस हिसाब से आपका बहुत अच्छा गया, और आधा घंटा रहने का मतलब ये मार्किंग अच्छी हुई होगी, है ना। जैसे सर हमारे बैच में जितने भी सबका आधा घंटा ले रहे थे, लेकिन अब थोड़ा हम जो जब वो कहते समरसता पढ़ाइए तो उस समय मैं थोड़ा कंफ्यूज है, मैं इसमें क्या पढ़ाऊँ एकदम, मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा था। तो उसका कुछ निगेटिव प्रभाव तो पड़ सकता है ना। क्या समरसता शब्द पढ़ाई, तो समरसता शब्द क्या होता है। हाँ, इसी पे जो है उन्होंने पूरा जयशंकर प्रसाद को लेकर
नारी को कम महत्व दे रहे हैं, पुरुष को अधिक महत्व दे रहे हैं, कुछ सत्ता है नारी की, इसका मतलब क्या है, थोड़ा वो पूरा हुआ। और निर्गुण और हाँ, सगुण दोनों थोड़ा सा उदाहरण थोड़ा हल्का फुल्का निगेटिव रहा है। अब देखो आपके रिटर्न और ओरल मार्क्स मिला करके कितने आते हैं, और आप कौन से इससे मतलब ओबीसी में थे, एसटी एससी में, काय में थे? आप तो जनरल में थे। हाँ जनरल डब्ल्यूएस में है। अब जनरल में जो गए उन लोगों का इंटरव्यू कैसे गया होगा, उस हिसाब से देखेंगे, उस हिसाब से मार्किंग होगी, है ना। लेकिन मेरी शुभकामनाएं तो आपके सबके साथ में, ईश्वर करे आपका चयन हो। ठीक है ना सर जी, ये नमस्ते। समरसता मतलब अर्थ सही बताया ना मैंने कि जो आपकी स्त्री पुरुष का प्रेम होता है, सौहार्द होता है, यही समरसता है। समरसता का देखो, सम का मतलब है समान और रसता का मतलब है आनंद, एक जैसा। जो समरसता जिन दो पक्षों में या दो से अधिक पक्षों में जिनका स्वभाव, आचरण, आनंद, सभी चीज़ें मिलती जुलती है, और एक दूसरे का वो जो आपने बताया वो भी इसी में आएगा ही, सहयोग, समर्थन, सारी चीज़ें मिला करके ही समरसता होती है। जिनमें विरोध का भाव नहीं होता, आपस में कोई टकरार नहीं होती, वही तो समरस हो सकते हैं। ठीक है ना, ये विषमता की चीज़ों से अपोजिट है। चलिए, शैलन सिंह जी हैंड्स अप कर रहे हैं। शैलन जी आइए, बताइए भैया, फिर उसके बाद पूनम सिंह मैडम। जी महोदय। हाँ हाँ, आप तो तो महोदय जैसे मेरा वो अनुवाद गलत हो गया था, आपने ईएम लगा दिया था, तो उन्होंने कहा इसमें अस्मिन लगेगा, सही है कि नहीं? तो हमने कहा जी महोदय ये सही है। महोदय उन्होंने हमें बहुत दिया पैनल ने, समय की कोई कमी नहीं रखी उन्होंने मेरे लिए, लेकिन उन्होंने मतलब हावी होके मेरा माइंड डाइवर्ट मतलब करने का पूरा प्रयास किया, और मतलब माइंड डाइवर्ट हो भी गया था मेरा। मतलब जैसे मैंने जो बताया था आपको, जैसे टी संज्ञा पूछा था, तो उन्होंने मनस पे जो है, मनस पे हमने जो बताया था, तो हमने ई की टी संज्ञा बताई थी मनस पे। तो उन्होंने कहा अच्छा ये सही है, आपका सही बता रहे हो आप। तो हमने कहा जी महोदय। तो कहीं सही है, फिर दोबारा मतलब थोड़ा अग्रहित होके हावी होके, तो हमने कहा जी महोदय। फिर अच्छा कहा ठीक है, तो फिर उन्होंने अनुवाद दो पूछे, अनुवाद में ईएम वाला, ये हमने ईएम लगा दिया, इसमें प्रकोष्ठे तो पंच हट जना संत बता दिया था। लेकिन फिर उन्होंने शब्द रूप, वो धातु रूप पूछा कि उसका सेब का धातु रूप बताइए, तो मैंने सेब का सुना दिया। तो उन्होंने अधका पूछा, तो अधका महोदय मुझे ध्यान नहीं रहा, तो हमने कहा महोदय क्षम्यताम, ये हमें समय ध्यान नहीं आ रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा अच्छा आप, इसके बाद उन्होंने महोदय कहा कि चलिए अच्छा आप पढ़ाइए डेमो में जाके कुछ। तो हम पढ़ाने के लिए गए, तो जैसे हमने सूक्त का पाठ लिया, पाठ लेने के बाद हमने प्रस्तावना निकाली, तो हमने उनसे पूछा कि महोदय क्या मैं आपको जो है छात्र मान सकता हूँ? अरे यार वो तो सब ठीक है, छात्र आप ये बताओ पाठ कौन सा पढ़ाया था आपने? सूक्त स्तवका, कच्चा 6 का पाठ है, सूक्त स्तवका। तो मैंने प्रस्तावना के लिए उनसे पूछा, जैसे हमने उनसे पहले अनुमति ली कि आपको छात्र मान सकता हूँ, तो उन्होंने कहा जी मान सकते हो। तो मैंने उनसे पूछा कि बच्चों आप बताइए आपने किस किस के गुच्छे देखे हैं? तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया महोदय। तो जब रिप्लाई नहीं दिया तो फिर मैंने अपने आप फिर आंसर उसका दे लिया। हमने कहा अच्छा जी आम का गुच्छा देखा है आपने, अंगूर का गुच्छा देखा है, और बताइए बच्चों और किसका गुच्छा देखा है? हमने कहा चाबी का गुच्छा। अच्छा, जब उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया तो महोदय उनसे कुछ यहाँ पर कुछ बोलना चाहिए था क्या मुझे? बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं, आप तो अपना पढ़ाते, आपने उनको माना या नहीं माना बात की बात है। आप अपने से ही ऐसे संवाद करते जाइए जैसे कि कोई बच्चा जवाब दे रहा हो, ठीक है ना। तो आपने केवल डायरेक्ट, वो तो जब महोदय उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया तो अपने आप हमने आंसर दे लिए। लेकिन फिर जब मैंने पढ़ाना सूक्त स्तवका का हमने अर्थ बताया, शुरू धन उक्त धन स्तवका बताने के बाद फिर वो आपस में कुछ बोलने लगे, तो फिर मैंने उनको रोका भी नहीं बोलने के लिए, बात करने के लिए। हमने कहा जब उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया तो फिर छात्र मतलब ये कहाँ रहे? तो ये महोदय क्या रहा पॉजिटिव पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट? कोई पॉजिटिव उनको रोकना चाहिए था या नहीं रोकना चाहिए था बात करने के लिए? अरे ऐसा नहीं होता है, वो का इंटरव्यू पैनल वाले हैं, उनको आप कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है ना। नहीं, जैसे महोदय छात्र माना उनको, तो छात्र के पर्पज से बात कर रहे हो। अरे आपने माना वो तो नहीं बने ना, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चलो ठीक है। कोई ऐसा मतलब मुझे इसमें कोई ऐसा वो विशेष नहीं लगता है, ठीक है ना। उन्होंने आपको बोला क्या? उन्होंने महोदय ये उत्तर दिया था कि हाँ छात्र मान सकते हो, इतना बोला। लेकिन जब प्रस्तावना के लिए प्रश्न पूछे था उन्होंने उत्तर नहीं दिया।
चलो ठीक है, आपको कंफ्यूज रहने होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, लेकिन आपने अब अपना बढ़िया से दिया ये देखो, ये आशा तो जी आशा रखिए कि रिज़ल्ट पॉजिटिव आए आपका, है ना। क्योंकि जी महोदय, फिर इसके बाद मैंने प्रस्तावना निकाल के बोर्ड पे श्लोक लिखा। बोर्ड पे श्लोक लिख के तो फिर हमने उसकी व्याख्या की। व्याख्या करने के बाद उन्होंने कहा अच्छा, पोडियम पे बुक रखी थी, पोडियम पे खड़े होके व्याख्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अच्छा बुक बंद कर दीजिए। हमने बुक बंद कर दी कि श्लोक देखिए इसमें पूरा सही है। तो हमने चेक किया महोदय, तो मनोरथ की जगह पे एक मात्रा लगी रह गई थी, मनोरथ हो गया था। तो हमने कहा क्षमता महोदय, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी, तो वो एक गलती हो गई, उस पे मनोरथ पे एक ही मात्रा लगी रह गई थी। तो हमने उसे सही किया और हमने कहा महोदय क्षमता, ये मिस्टेक हो गई। पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा इसमें अच्छा ये बताइए व्याकरण कैसे पढ़ा सकते हो। तो हमने उसकी जो शब्द रूप वगैरह थे कि सब ये मुखे में सप्तमी विभक्ति और कुर्वंत वगैरह, जो इसमें जो भी शब्द रूप और धातु रूप थे वो बता दिया उनका हमने। इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा आप ब्लैक बोर्ड को रेज करके मिटा के आ जाइए। मिटा के मैं जैसे ही गया, अपने बैठे, फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किए। तो उन्होंने कहा ये बताइए एनईपी के बारे में पूछा। तो एनईपी का हमने क्वेश्चन उन्हें पूछा, तो हमने उनका बताया 3 तक बाल वाटिका, और जो है 5 प्लस जो 3+3+4 वाला वो फार्मूला बताया उनको। इसके बाद उन्होंने अच्छा ये बताइए कि आप मतलब पढ़ाते हैं। हमने उस पर लिखा था 5 वर्ष का एक्सपीरियंस। हमने कहा जी महोदय, कि कितना वहाँ पेमेंट मिलता है आपको। तो पहले तो हम बोले नहीं महोदय। दोबारा उन्होंने फिर पूछा कि आपको कितनी सैलरी मिलती है, कितने देते हैं, जो साइको वाले सर थे। तो हमने ऐसे बोल दिया मतलब 6-7 हजार। तो उन्होंने कहा ये बताइए इतने में आपका गुजारा हो जाता है। तो हमने कहा महोदय गुजारा तो नहीं होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो कहा कि आप प्राइवेट ऐसे विद्यालय है जहाँ 2-2 लाख रुपए तक सैलरी मिलती है, आप वहाँ क्यों नहीं ट्राई करते हैं। ये तो हमने कहा महोदय 2 लाख रुपए हमारे इधर तो कहीं नहीं मिलते हैं, और हमें जानकारी भी नहीं है इसकी, कहीं मिलते क्यों है, आपके उधर नहीं मिलते होंगे। इधर तो मतलब जो है बाहर आप देखिए 2.5 लाख रुपए तक प्राइवेट सैलरी मिलती है शिक्षकों को। तो हमने कहा महोदय हमें मतलब जो है केंद्रीय विद्यालय में ज्यादा रुचि है, केंद्रीय विद्यालय में ही जाना चाहते हैं हम। हमें वहाँ के अनुशासन, केंद्रीय विद्यालय के और केंद्रीय विद्यालय की विविधता, उसका कल्चर ज्यादा अच्छा लगता है। तो उन्होंने क्या अनुशासन है, क्या अनुशासन अच्छा लगता है। तो हमने महोदय कहा कि जैसे कोई भी असेंबली के समय शिक्षक के साथ छात्र और शिक्षक जो भी लेट होते हैं तो उनको गेट पे ही रोक दिया जाता है। गेट पे रोकने के बाद जब असेंबली खत्म होती है तब आते हैं। तो जो मैडम थी उन्होंने कहा नहीं, कहाँ, मेरे यहाँ तो ऐसा होता नहीं है, हम तो रोकते नहीं है किसी भी शिक्षक को, कि हम तो किसी शिक्षक को नहीं रोकते हैं गेट पर। तो हमने कहा महोदय ये आपकी मानता होगी या उदारता होगी जो आप नहीं रोकती हो, और नियम भी अलग अलग हो सकते हैं हर जगह के। आपने केंद्रीय विद्यालय के बारे में ऐसा बताया। इसके बाद में उन्होंने पूछा कि अरे अच्छा भाई ये बताइए जो आपको शिक्षक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली, ये पूछा बाद में। तो और आप जो है शिक्षक की, तो ये बताया हमने महोदय। और इसके बाद में उन्होंने और क्वेश्चन 1-2 किए। इसके बाद में फिर और क्वेश्चन में ध्यान नहीं आ रहे हैं महोदय समय। तो फिर कहा अच्छा ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। तो कुल मिला के मतलब मुझे ये लगा कि जो अच्छा कुछ मिस्टेक हमने महोदय ये कर दी, जो माइनर्स थे वो ध्यान नहीं रहे हमें वहाँ उनके हावी होने से। जैसे बुक थी, बुक में पोडियम पर ही छोड़ा है पढ़ाने के बाद महोदय, उनकी वहाँ टेबल पे नहीं रखी। और चलो बढ़िया है, जैसे सुनो। मैंने अरे भाई साहब सुनिए शैलेन जी, वो बुक अपनी निकाल के जो बुक साइड में रखी थी, शैलेन जी 1 मिनट सुनिए, आपकी गाड़ी रुक ही नहीं रही। हेलो शैलेन जी आप सुनिए। महोदय आपका माइक म्यूट है। हाँ अच्छा इसीलिए मैं ये बोल रहा था कि आप बढ़िया, आपका इंटरव्यू रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी रहा है। बीच में आपसे गलतियां भी हुई है 1-2। अब उसको वो जी गलतियां मेरी बात तो सुन लो यार। आप भी मतलब बहुत फर्राटे से आपने पूरा बोला, कंटिन्यू 15 मिनट से आप ही बोल रहे हो, तो आधा घंटा तो वहाँ आपका वही है। तो आपका इंटरव्यू ठीक ठाक रहा, लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस था उसमें 1-2 जगह गड़बड़ रही है। अगर उसको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया होगा तो आपका रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। और अगर उन्होंने उस मात्राओं वगैरह को देख कर के कहीं कोई मार्किंग में मिस्टेक, 2 जगह आपकी गलती हुई ना, एक तो अस्मिन का ईएम हो गया, दूसरा मनोरथे हो गया। जी महोदय। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस प्रकार का अगर उन्होंने सीरियसली लिया हो तो कहीं मार्किंग कटिंग की हो, और अगर जैसे आप लास्ट में जो बात हुई आपके प्रति सहानुभूति रखी हो तो मार्किंग अच्छी की हो। इस पे डिपेंड करता है कि आपका जो रिज़ल्ट है
वो कैसा रहेगा, लेकिन मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे बीच में जो बचे हैं, एक एक दो दो मिनट, अब थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया, कल फिर हम लेंगे तो आप लोग अपनी बारे में डिटेल बता सकते हैं। अभी कंटिन्यू 2-3 जेंट्स हो गए हैं। मैं इसमें से जो हमारे साथ में जो लेडीज़ है, अगर वो है, अगर सुन रही है तो वो अपनी बात रख दे। 2 ही लेडीज़ है केवल, पूनम सिंह मैडम है और पूजा बघेल मैडम सर है। सर मेरा हो गया है सर, बस मैं तो एक्सपीरियंस सुन रही हूँ हाँ, लोगों का। एक्सपीरियंस सुनो सुनो, ज़बरदस्त। पूजा बघेल मैडम कौन है भाई? फिर नम्रता मैडम का भी हो गया है, श्वेता गुप्ता का भी हो गया है, ओनली वन बची है, पूजा बघेल मैडम। तो पूजा बघेल अगर है, आप सुन रही है तो आप बताइए, अदरवाइज हम इनको सुन लेते हैं। प्रदीप जी, आपका बताइए क्या है, आप बताइए। सर मेरा पीआरटी सर एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, ये कैसा है सर? मज़े ले रहे हो, चलो अच्छी बात है। सर मेरा कभी ले लीजिएगा सर। अच्छा सुनो सुनो, 1 मिनट सुनो भाई। अभी हमारे बीच में केवल 7 लोग हैं, उसमें से एक आप पीआरटी हो, शैलेंद्र जी का लंबा हो ही गया है 2, नम्रता मैडम हो गई 3, श्वेता मैडम हो गई 4, पूनम सिंह हो गई 5। अब बचे सुशील। सुशील जी, आप है क्या? आपका कोई सब्जेक्ट है, इंटरव्यू का अनुभव? मुझे लगता है अब कोई बाकी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं एंड करते हैं। आप सब लोगों को जिन्होंने भी आज भाग लिया, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन इसमें से होने वाला है। कुछ कुछ लोगों का निगेटिव रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि इंटरव्यू और रिटर्न के मार्क्स मिलकर कितने आएंगे। तो आप सर प्रोबेबल रिजल्ट कब तक हो सकता है? रिज़ल्ट देखिए, ये 30 तारीख तक सारे हो जाए। मुझे लगता है कि 10 जून के पहले पहले रिज़ल्ट तो 4-5 जून से आना शुरू हो जाना चाहिए। जिनके 15, 16, 17 में इंटरव्यू हो गए हैं ना, जून के फर्स्ट वीक में उनका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। 31 मई से लेकर के 4-5 जून के बीच, और पीजीटीज़ का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद टीजीटीज़ का आएगा। और अगर ये रोक कर सबका एक साथ करेंगे तो एक साथ भी हो सकता है, लेकिन जून के फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट आना शुरू होना चाहिए, मेरा ऐसा है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुन लो पहले, 17 जून से वापस सारे टीचर्स ज्वाइन कर रहे हैं, स्कूल शुरू हो रहे हैं। तो ज्वाइनिंग का जो टाइम मिलेगा वो 17 जून के बाद का ही मुझे लगता है मिलेगा, क्योंकि बीच में आप लोगों को सबको कम से कम 8-10 दिन 12 दिन का टाइम सबको दिया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, ताकि उस बीच आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ जो भी है वो पूरे कर ले। तो ऐसा लग रहा है कि जून के एंड तक तो ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ये जो 15 जून तक 17 जून तक सभी के रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है ना? तो आप सब ओके, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। हम अपनी इस आज की मीटिंग को यहीं पे ओवर करते हैं। एक बार फिर आप सब लोग हमारे बीच में आए, सबको